हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। आज के इस वीडियो में लोग जो है सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं हर साल, उसके बारे में लोग डिस्कशन करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के। तो अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग देखें अप्लाइड मैकेनिक्स की अगर हम लोग बात करें तो टोटल 5 प्रश्न होते हैं और सब में ए बी सी करके होता है, सब में होता है ए बी सी, और इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न करने जाते हैं। इस प्रकार से अगर हम लोग देखें तो मैकेनिक्स में टोटल 15 प्रश्न होते हैं, 5 गुणे 3 यानी 15 प्रश्न। 15 में से आप में को 10 करने रहते हैं, यानी कि प्रत्येक खंड में से आपको दो प्रश्न करने रहते हैं, तो टोटल प्रश्नों की संख्या जो होती है 10 हो जाती है। तो हम लोग बात करें टोटल जो 15 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हैं, इसमें से मान के लिए ऑन एवरेज 10 क्वेश्चंस जो है थियरी आते हैं। 10 क्या आएंगे? 10 थियरी आएंगे। यानी कि अगर आप थियरी अच्छे से पढ़ लें तो आराम से आप 40 प्लस नंबर बड़े आराम से आप ला सकते हैं। तो हम लोग देखें अप्लाइड मैकेनिक्स में जो टोटल क्वेश्चंस थियरी वाले पूछे जाते हैं, लगभग 20-21 क्वेश्चंस हैं। उसी में से घुमा फिरा के हर बार आपका मिनिमम 8 प्रश्न और मैक्सिमम आपका 10 से 12 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। तो सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको मैकेनिक्स पढ़ना है तो आप 2 घंटे में चाहें तो केवल 2 घंटा मैकेनिक्स पढ़ के आप 40 प्लस नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और इनके सॉल्यूशंस भी आगे भी हम करवाएंगे। लेकिन अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप मैकेनिकल की स्टूडेंट हैं तो ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और अगर आप सिविल के स्टूडेंट हैं तो ग्रुप का नाम है पॉलिटेक्निक पाठशाला सिविल इंजीनियरिंग। यह एक टेलीग्राम चैनल है पॉलिटेक्निक पाठशाला। मतलब इन तीनों में से अगर कोई भी आप टेलीग्राम पे किसी भी ग्रुप में या चैनल में ज्वाइन रहेंगे तो आपको इसका पीडीएफ कंप्लीटली मिल जाएगा। और जो आपका चैप्टर वाइज नोट्स होता है अप्लाइड मैकेनिक्स का, अलग अलग इंडिविजुअल चैप्टर का भी, उसका भी मैं नोट्स उसमें अलग से प्रोवाइड करा दूंगा। तो जो भी बच्चे ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो बच्चे ग्रुप को ज्वाइन जरूर कर लेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहले हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम इसमें कवर करेंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में आगे करेंगे। तो अगर हम लोग बात करें पहले चैप्टर से, अगर हम लोग बात करें पहले चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली, तो पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है यांत्रिकी की उपयोगिता, मैकेनिक्स की क्या उपयोगिता है। जनरली चैप्टर 1 से यही आपका एक ही क्वेश्चन आता है। चैप्टर 1 से अगर आप लोग देखेंगे पीवाईक्यू देखेंगे प्रेजेंट में, तो आपका यही एक ही प्रश्न चैप्टर 1 से जनरली पूछा जाता है। अब और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका पूछ लिए सदिश राशि तथा अदिश राशि की परिभाषा लिखिए। तो ये सब कक्षा 9 से हुए पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये सब चीजें प्रश्न आते हैं, ऐसे एकदम सिंपल प्रश्न आ गए, तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपको ये चीजें आती हैं। दूसरा, ये दूसरे चैप्टर का है। दूसरा चैप्टर सबसे लेंदी है। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं तो दूसरा चैप्टर आपका जो कवर कर रहा है ये पूरा लामिका प्रमेय। वैसे धारण वगैरह भी आपके दूसरे चैप्टर में ही इंक्लूड है, यहां तक आपका दूसरा चैप्टर कवर कर रहा है। तो दूसरे चैप्टर से इन जो इतने ज्यादा क्वेश्चंस हैं, इसमें से कोई 2 क्वेश्चंस आएगा, इसमें से कोई 2 प्रश्न आएगा। मतलब ये जो सारे प्रश्न हैं। अब मैं बात करूं वेरिग्नार प्रमेय, ये श्योर है आएगा, ये आएगा ही आएगा। ये चैप्टर 3 का है। मोमेंट और कपल की अगर मैं बात करूं, ये 3 क्वेश्चन यहां पे, और अगले पेज में एक प्रश्न और है, ये जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये 4 प्रश्न में से मान के लिए 3 प्रश्न आने ही आने हैं। मतलब वेरिग्नार प्रमेय और बलयुग्म एवं उसके गुण, और एक प्रूफ है ये, और एक आपका जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इन चारों में से कोई 3 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो ये चारों प्रश्न आप बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्या विज्ञान का प्रमेय, वलयुग्म एवं उसके गुण, और ये सिद्ध कीजिए यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करते हुए 3 बलों को परिमाण, दिशा और क्रिया रेखा में किसी त्रिभुज की क्रमानुसार, ये क्रमानुसार है, क्रमानुसार 3 भुजाओं द्वारा पूर्णतया निरूपित किया जा सके, तो ये एक बलयुग्म के समतुल्य होते हैं, जिसका आगुण त्रिभुज के, जिसका आगुण ये त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। ये प्रूव करने के लिए भी आता है जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो देखिए पहला चैप्टर आपका इंट्रोडक्शन हो गया, चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, इससे एक क्वेश्चन है ओनली। चैप्टर 2 आपका
फोर्स वाला हो गया, फोर्स एनालिसिस कह सकते हैं। इससे फोर्स एनालिसिस से अगर हम लोग देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 प्रश्न है। 9 में से टोटल प्रश्नों की संख्या 9 है, 9 में से 2 ही आना है। 9 प्रश्नों में से 2 ही प्रश्न आपका एग्जाम में आएगा। लेकिन जो चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में मैं कवर कर रहा हूं मोमेंट भी, जैसे आपके बुक में अलग अलग चैप्टर होगा, मोमेंट, कपल और जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये मिलाकर के टोटल 4 प्रश्न है और आपके एग्जाम में चारों आ सकते हैं। एग्जाम में मिनिमम 3 आना ही आना है, नहीं तो आपको चारों प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। अब अगर हम लोग चैप्टर 4 की बात करें, चैप्टर 4 आपका क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन में अगर हम लोग देखें तो घर्षण एवं इसके प्रकार, स्थैतिक घर्षण के नियम, और जो है इसके बाद छोटे छोटे डिफिनेशंस आते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज और कोन ऑफ फ्रिक्शन। ये 1 नंबर 2 नंबर में ऐसे कोई एक प्रश्न दे देगा, उसमें 4-5 दे देंगे छोटे छोटे परिभाषा लिखने के लिए, और उनकी परिभाषा लिखना रहेगा। तो इसको मैं एक प्रश्न मान के चल रहा हूं। तो ये 3 प्रश्नों में से, इन 3 प्रश्नों में से टोटल प्रश्नों की संख्या 3 है, 3 में से कोई एक न एक आना ही आना है। डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें 2 परिभाषाएं हैं, 2 में से या तो एक परिभाषा आएगा या तो एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो अगर हम लोग थियरी की बात करें तो चैप्टर 5 में जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर हम लोग बात करें, इसमें से 2 ही प्रश्न है और परिभाषाएं हैं सिंपली केंद्रक और गुरुकेंद्र की परिभाषा केवल है। इन दोनों में से कोई एक प्रश्न आना है आपका। और चैप्टर 6 की अगर हम लोग बात करें, चैप्टर 6 मशीन की अगर हम लोग बात करें तो मशीन में देखिए जैसे टिप्पणी वाले में आ सकता है, टिप्पणी वाले में आ सकता है वेग अनुपात, मैकेनिकल एडवांटेज या एफिशिएंसी ऑफ मशीन की परिभाषा आ सकता है, या आपका लॉ ऑफ मशीन पूछ सकता है, या किसी भी कोई पूछ लेगा किसी एक लिफ्टिंग मशीन का सचित्र वर्णन कीजिए, या नाम दे करके पूछ लेगा कि स्क्रू जैक का सचित्र वर्णन कीजिए, डिफरेंशियल आपका एक्सल एंड पुली का जो है सचित्र वर्णन कीजिए, आपका डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का, व्हील एंड एक्सल का सचित्र वर्णन कीजिए, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल का, डिफरेंशियल वेस्टर्न पुली का आप सचित्र वर्णन कीजिए। कोई भी नाम देकर के पूछ सकता है। तो जितने भी मशीनें हैं उनको पढ़ना रहेगा, क्योंकि किसी एक मशीन के बारे में आ सकता है। तो यहां से आपकी मशीन से 3 प्रश्न हमने यहाँ पे दिए हुए, लेकिन इसमें सारे मशीन आ जा रहे हैं, इसमें सारे मशीन आ जा रहे हैं। तो इन्हीं प्रश्नों में से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। मेन चैप्टर आपका कौन सा, मोमेंट। मोमेंट में 3 से 4 प्रश्न, आपके जो 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लेंगे तो मिनिमम 3 प्रश्न आपका सेमेस्टर एग्जाम में पूछा गया है। तो इन्हीं प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और जो थियरी हम लोग पढ़ रहे हैं इसके दाएं बाएं भी कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, कि जिससे आप उसको भी एक बार सरसरी निगाह से रिवाइज कर ले। लेकिन मुख्य रूप से आपको सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही प्रश्न तैयार करने रहेंगे। अब 2 चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में काफी ज्यादा है, उसमें भी कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी यानी कि संभावना ज्यादा है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। यानी कि अगर आप मैकेनिक्स में ये वीडियो देख करके अगर 2 घंटा आप देते हैं, 2 घंटा आप देते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका 2 घंटे पढ़ करके मैकेनिक्स में 40 प्लस नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्लास की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स, यानी कि यांत्रिकी की क्या उपयोगिता है। तो जो चीजें देखिए रटने वाला प्रश्न नहीं है, इसको अपनी एक बार इसको देख लेंगे सरसरी निगाह से, इसको अपनी भाषा में बना करके लिखना रहेगा। तो अगर हम लोग देखें कि दैनिक जीवन के सभी क्रियाकलाप को समझने के लिए यांत्रिकी जरूरी है, या यांत्रिकी का ज्ञान होना जरूरी है, या यांत्रिकी जरूरी है। यांत्रिकी बिना यांत्रिकी के ज्ञान के हम दैनिक रूप में जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। चलने फिरने से लेकर मशीनों को चलाने सभी में यांत्रिकी के नियम आवश्यक रूप से काम आते हैं। मतलब हम लोग चलते फिरते हैं उसमें भी यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, और मशीनों को चलाने में भी यांत्रिकी के नियम हमको पता होने चाहिए। तो दैनिक जीवन में जो सभी क्रियाकलाप हैं उसको समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान होना आवश्यक है, और चलने फिरने से लेकर के मशीनों को चलाने
सभी प्रकार मशीनों को चलाने में भी यांत्रिकी के नियम आवश्यक रूप से हमको जानना जरूरी है। दूसरा हमारा है कि इंजीनियरिंग के अन्य सभी विषय जो अधिक जटिल हैं, मतलब बहुत सारे, अभी आप जैसे मैकेनिकल और सिविल ब्रांच का जो है अप्लाइड मैकेनिक्स बेसिक सब्जेक्ट माना जाता है, यानी कि ये बेसिक है, इसी पे बहुत सारे सब्जेक्ट डिपेंडेंट हैं। तो आगे के जो आप सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो जटिल हैं, तो उनको समझने के लिए आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का नॉलेज होना जरूरी है। जैसे आपका आगे पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स पढ़ेंगे मैकेनिकल वाले, सिविल वाले स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, आरसीसी पढ़ेंगे, डीएसएस पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले थ्योरी ऑफ मशीन, मशीन डिजाइन पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स पढ़ेंगे। तो इन सारे सब्जेक्ट में जो आपको अप्लाइड मैकेनिक्स का ज्ञान होना जरूरी है। तो इंजीनियरिंग के अन्य सभी विषय जो अधिक जटिल है, सभी के मूल नियम यांत्रिकी से लिए जाते हैं। तीसरा, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के भी मूलतः यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं। और चौथा है मैकेनिक्स की अन्य शाखाएं जैसे हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रोडायनामिक्स में भी इसकी जरूरत होती है। और जैसे यहाँ पे आ गया डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के मूलतः, डिजाइन और कंस्ट्रक्शन, जैसे डिजाइन और कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमको बिल्डिंग बनाना है, किसी घर का निर्माण करने के लिए अगर आप पॉइंट बनाना चाहते हैं तो कह सकते हैं किसी बिल्डिंग के निर्माण के लिए हमको, या किसी बिल्डिंग के, इसको अगर चाहे कई पार्ट में तोड़ सकते हैं, इसको चाहे तो कई पार्ट में तोड़ सकते हैं अगर आपको लाइन बढ़ाना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो है, अगर आपको सेमेस्टर में नंबर पाना है तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनर होते हैं जो पेज देख करके नंबर देते हैं। तो अगर आपको पॉइंट बढ़ाने तो आप लिख सकते हैं किसी बिल्डिंग के निर्माण में जो है यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं, जो घर बनता है उसके निर्माण में यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं, किसी पुल के निर्माण में यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं, किसी ट्रस के निर्माण में यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं, किसी स्ट्रक्चर के निर्माण में यांत्रिकी के नियम प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसा चाहे तो पॉइंट बढ़ा सकते हैं। ऐसे एग्जामिनर के लिए पॉइंट बढ़ रहे हैं जो पेज देख करके नंबर, पेज गिन करके नंबर देते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई अप्लाइड मैकेनिक्स की या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की क्या उपयोगिता है, तो उसका ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला है टाइप्स ऑफ फोर्स, बलों के प्रकार को समझाइए। तो बलों के प्रकार की अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोग बल जान लेते हैं क्या होता है। बल क्या है? बल एक कारण है जो किसी गतिमान अवस्था की वस्तु को स्थिर अवस्था में या स्थिर अवस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में कर देता है या करने का प्रयास करता है। बल क्या है? बल एक कारण है जो किसी स्थिर, या कह सकते हैं बल एक कारण है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। स्थिति में परिवर्तन करने का मतलब है कि अगर वस्तु पहले से विरामावस्था में थी, हम उसको बल लगा करके गतिमान अवस्था में कर देते हैं या करने का प्रयास करते हैं। या कोई वस्तु पहले से गतिमान अवस्था में है तो उसको हम लोग विरामावस्था में कर देते हैं या करने का प्रयास करते हैं। तो कह सकते हैं सिंपली बल क्या है? बल एक कारण है जो किसी भी वस्तु की गतिमान अवस्था को विरामावस्था में या विरामावस्था को गतिमान अवस्था में कर देता है या करने का प्रयास करता है। अब टाइप्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्स, पहला ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ फोर्स, बल की तीव्रता के आधार पे। पहला क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ए फोर्स, बल की तीव्रता के आधार पे। तो बल की तीव्रता के आधार पे बल हमारे बेसिकली आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप के, एक पॉइंट या कंसंट्रेटेड लोड और एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो पहला आपका है पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। ये क्या होता है? देखिए, जैसे मान लीजिए कोई छत है। अब पॉइंट का मतलब बिंदु भार होता है हिंदी में, लेकिन कोई भी बल किसी पर्टिकुलर पॉइंट, क्योंकि पॉइंट की डिफिनेशन ये होती है कि जिसका कोई डायमेंशन, जो डायमेंशन लेस हो, एक तरीके से जिसकी न लंबाई हो, न चौड़ाई हो, न मोटाई हो, उसे हम लोग पॉइंट बोलते हैं। तो ऐसा कोई बल हम लोग नहीं लगाते जो पर्टिकुलर पॉइंट पे लग पाए। ऐसा जनरली प्रैक्टिकली बहुत कम होता है। लेकिन अधिकतर केस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए छत है, छत पे आप खड़े हैं, तो मान लीजिए आपके जूते के बराबर ये क्या करेगा? एरिया कवर करेगा। तो ये जो आपका जो भार है छत के ऊपर, आप अपने घर के छत पे खड़े हुए हैं, तो आपके जो जूते का एरिया है या ये जो जूता है, इसी जूते से आपका लोड जो है छत पे ट्रांसमिट हो रहा है। तो अगर हम लोग इस एरिया की बात करें तो ये एरिया जो है पूरे छत के एरिया की तुलना में क्या है? नेग्लिजिबल है। तो इस पूरे एरिया की तुलना में इसको हम लोग पॉइंट मान सकते हैं, होता है नहीं? पॉइंट मान सकते हैं। जैसे कहीं पे आप सामान खरीदने जाइए, अगर उस सामान का दाम मान लीजिए है 856 रुपए है।
₹856 मान लीजिए किसी कोई सामान खरीदने गए, ₹856 दाम है, तो आप दुकानदार को ₹850 देंगे तो ₹6 के लिए झगड़ा नहीं करेगा आपसे, ₹850 आपसे खुशी खुशी से ले लेगा। लेकिन अगर आप ₹1 का या अगर आप ₹5 का चॉकलेट खरीदिए और कहिए कि हमको फ्री में दे दे, तो आपको नहीं देगा। या आप मान लीजिए किसी वस्तु का दाम मान लीजिए ₹12 है, अगर आप उसको ₹10 देंगे ना तब भी नहीं लेगा, तब भी कहेगा हमको ₹12 चाहिए। यानी कि ₹12 जो है, यहाँ डिफरेंस कितना हो रहा है, ₹2 ₹10 की तुलना में नेग्लिजिबल नहीं है, लेकिन ₹6 ₹850 की तुलना में क्या है, उसकी वैल्यू बहुत कम है। बात समझ पा रहे हैं? तो उसी प्रकार से ये जो पैर का एरिया है, वैसे तो अपने आप में काफी एरिया है, लेकिन इस पूरे छत के एरिया की तुलना में इस पैर का एरिया क्या है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है। तो कह सकते हैं कि जब किसी बल का एरिया ऑफ एप्लीकेशन, या कह सकते हैं जब किसी बल का फोर्स एप्लीकेशन एरिया भी बोलते हैं, क्या बोल सकते हैं, फोर्स एप्लीकेशन एरिया, या जब किसी बल का एरिया ऑफ एप्लीकेशन पूरे सतह के क्षेत्रफल की तुलना में बहुत कम होता हो, तो इसे पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड कहते हैं। तो ये पॉइंट लोड का एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर को भी बना लेंगे। जैसे कोई बीम है तो पॉइंट लोड को इस सिंबल द्वारा ऐसे दिखाते हैं। ऐसे अगर कोई बल लगा हुआ है तो इसको क्या कंसीडर करते हैं, पॉइंट लोड कंसीडर करते हैं। तो आपका क्या हो गया, पॉइंट लोड हो गया या कंसंट्रेटेड लोड हो गया। अब अगले परिभाषा की बात करें, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, समवितरित बल, एक समान वितरित बल या समवितरित बल, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपका हिंदी सही है। तो ये क्या होता है, जब बल सतह के पूरे भाग या आंशिक भाग पर समान रूप से बटा हो तो यह समवितरित भार कहलाता है। यह कह सकते हैं कि ऐसा बल जिसका एरिया ऑफ एप्लीकेशन पूरे भाग या आंशिक भाग पर समान रूप से बटा होता है, तो इसे हम लोग समवितरित भार कहते हैं। तो ये डायग्राम में बीम पे अगर इस प्रकार से अगर लोड दिखाया गया हो, इस प्रकार से लोड अगर दिखाया गया हो, तो इसको बोलते हैं, इसको दिखाते हैं W पर यूनिट लेंथ के टर्म में। जैसे अगर कोई बीम है, ऐसे दिखाते हैं, अगर न्यूमेरिकल वगैरह आगे पढ़ेंगे, आगे की क्लासों में ऐसे लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए इसकी लंबाई 5 मीटर है, इस बीम की लंबाई 5 मीटर है, और इस पे जो लोड लग रहा है वो लग रहा है 10 किलो न्यूटन पर मीटर का। यानी कि 1 मीटर लंबाई में 5 न्यूटन का बल लग रहा है, तो 5 मीटर लंबाई में कितना लग जाएगा, टोटल 50। इस पे जो टोटल लोड लग रहा है वो 50 किलो न्यूटन का है, लेकिन वो लोड जो है पूरे एरिया में एक समान रूप से क्या है, बटा हुआ है। तो ये हमारा होता है क्या, समवितरित भार की या समवितरित बल की परिभाषा हो गई। दूसरा हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ए फोर्स, बल की प्रकृति के आधार पे। तो बल की प्रकृति के आधार पे 3 टाइप के बल होते हैं। डिफिनीशन हमने नहीं लिखा है, हम बोल के समझा दे रहे हैं। टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स और शियर फोर्स। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, तनाव बल क्या होता है, ऐसा बल जो किसी, या कह सकते हैं ऐसा बल जो किसी बॉडी की लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करता है, या ऐसा बल जो किसी, कह सकते हैं क्षण की लंबाई को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसे तनाव बल कहते हैं। ये तनाव बल का फिगर हो गया। या ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को बढ़ाने का प्रयास करता है, उसे तनाव बल कहते हैं। दूसरा क्या है, संपीड़न बल, ऐसा बल जो किसी पिंड के कणों के बीच की दूरी को कम करने का प्रयास करता है, उसे संपीड़न बल कहते हैं। इसका फिगर ये हो गया कंप्रेसिव फोर्स का। तीसरा शियर फोर्स, ऐसा बल जो किसी पिंड में कर्तन प्रभाव उत्पन्न करता है, शियर इफेक्ट उत्पन्न करता है। या ऐसा बल जो किसी पिंड पर स्पर्शी रूप से लगा होता है, उसे कर्तन बल कहते हैं। तो ये कर्तन बल दिखाया गया है। मान लीजिए कोई बॉडी था ऐसे, इसका एक सिरा फिक्स है और निचला ऊपर सिरा क्या फ्री है, तो इस पे अगर हम लोग एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएं F, तो क्या होगा, ये वाला पॉइंट आगे की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। यानी कि ये पहले CD था, अब बाद में क्या हो जाएगा, C' D' हो जाएगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, एक तरीके से शियर, यानी कि ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे क्या कर रही है, स्लिप कर रही है, कट करके स्लिप कर जा रही है। तो ये क्या हो गया, शियर फोर्स की आपकी परिभाषा हो गई। तो हमारा फोर्स हो गया। अगला हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स। ये खैर सेमेस्टर एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है इसको, मतलब मैंने गलती से लिख दिया कह सकते हैं,
इसमें क्या होता है, बलों के लक्षण में इसमें हो गया, बल के 4 लक्षण होते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फोर्स बल का परिमाण, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बल की दिशा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स बल की क्रिया बिंदु, और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स बल की क्रिया रेखा। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे कोई बल लगा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट पे कोई बल लगा हुआ, मान लीजिए बल हमारा लगा है 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का बल लगा है, और यहाँ से हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण लगा हुआ है। तो जो ये 100 है, 100 न्यूटन जो है ये क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, और हॉरिजॉन्टल से थीटा कोण पे लगा हो ये दिशा हो गई। और यहाँ पे मान लीजिए पॉइंट ए है, तो यहाँ पे पॉइंट ए क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से बल की दिशा में अगर हम एक रेखा ड्रा करें तो ये रेखा जो होगी इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बल की क्रिया रेखा बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्स, बल के हमारे लक्षण क्या होते हैं। अगर पूछ ले कि बल के प्रभाव क्या होते हैं, इफेक्ट ऑफ ए फोर्स क्या होते हैं, तो बल का प्रभाव क्या होता है, बल किसी गतिमान अवस्था की वस्तु को विरामावस्था में कर सकता है, बल किसी विरामावस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में कर सकता है, और तीसरा बल द्वारा किसी भी वस्तु की आकृति और आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे बल लगा करके, जैसे मान लीजिए ये है बल लगा करके हमने इसको क्या कर दिया, मोड़ दिया, तो हम क्या कर दे रहे हैं, इसकी आकृति और आकार में क्या कर दे रहे हैं, परिवर्तन कर दे रहे हैं। तो बल लगा करके ये भी हम काम कर सकते हैं। तो बल द्वारा मुख्य रूप से 3 काम हम कर सकते हैं। क्या, बल द्वारा किसी गतिमान अवस्था की वस्तु को विरामावस्था में कर सकते हैं, बल द्वारा किसी विरामावस्था की वस्तु को गतिमान अवस्था में कर सकते हैं, और बल द्वारा किसी वस्तु की आकृति और आकार में हम परिवर्तन कर सकते हैं। अगला है डिस्क्राइब सिस्टम ऑफ फोर्स, बल निकाय को समझाइए। देखिए बल निकाय थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसमें से नाम दे करके किसी 2 की परिभाषा पूछ लेता है। तो बल निकाय होता क्या है, किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को, एक ग्रुप ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज कॉल्ड एज सिस्टम ऑफ फोर्सेज। किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। किसी पिंड पर कार्य करने वाले अनेक बलों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, बल निकाय कहते हैं। अब बल निकाय हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, एक नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, यानी कि एक समतली बल निकाय और एक असमतली बल निकाय। और इनमें भी अलग अलग टाइप है। समतली में क्या, कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। पैरेलल में 2 टाइप का, लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। अब इसमें हमारे कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, तो यहाँ पे नॉन कोप्लेनर रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, नॉन कोप्लेनर, यहाँ पे नॉन कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। यहाँ पे हो जाएगा नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट, हिंदी सही लिखा हुआ है, असमतली संगामी बल निकाय, और असमतली यहाँ पे भी होगा असमतली असंगामी बल निकाय। तो नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम, और नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। इसमें भी लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल। हम सबकी परिभाषा आपको समझाते हुए चलते हैं। यहाँ पे एक पेज हम जोड़ ले रहे हैं। तो पहले हम बात करते हैं कोप्लेनर की, इसकी बात कर देते हैं कोप्लेनर की। देखिए कोप्लेनर हम डायग्राम चाहे ऐसे बनाए, 3D वाला बनाए या 2D वाला बनाए, कोई दिक्कत नहीं। आप डायग्राम 2D बना सकते हैं या 3D बना सकते हैं। जैसे 2D में एक्स और वाई एक्सिस दिखाएंगे और 3D आपका ये हो गया। तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम क्या होता है, समतली बल निकाय क्या होता है, बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही तल में होती हैं उसे समतली बल निकाय कहते हैं। या ए ग्रुप ऑफ फोर्सेज हुज लाइन ऑफ एक्शन लाइज इन द सेम प्लेन इज कॉल्ड एज कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पे अगर हम लोग बल दिखाए, जैसे F1 दिखा दिया हमने, F2 हमने दिखा दिया, F3 हमने दिखा दिया, ये क्या हो गए, ये एक ही प्लेन में है। या यहाँ पे अगर दिखाना हो, मान लीजिए इस प्लेन में आपने F1 दिखा दिया, आपने F2 दिखा दिया, आपने F3 दिखा दिया, तो तीनों बल क्या है, एक ही प्लेन में, इस नाते ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएंगे। अब कोप्लेनर में, अब ये कोप्लेनर हमारा हो गया। अब कोप्लेनर की नहीं पूछेगा जनरल, अब पूछेगा क्या, कोप्लेनर कॉन्करेंट पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, कोप्लेनर कॉन्करेंट, कॉन्करेंट फोर्सेस सिस्टम। दूसरा क्या होगा, कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट।
नॉन करंट फोर्सेस सिस्टम, और कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। अब देखिए कोप्लेनर कॉन्करेंट क्या होगा। जैसे इसके लिए आप 2D बना सकते हैं, कोप्लेनर में आप 2D फिगर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक्स वाई एक्सिस दिखा दीजिए। तो बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से पास होती हैं या एक बिंदु से गुजरती हैं, या तो बलों का ऐसा समूह, समतली बलों का ऐसा समूह, क्योंकि पहले ये हो गया कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम, तो समतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं उसे हम लोग समतली संगामी बल निकाय कहते हैं। इसकी हिंदी क्या होगी? इसकी हिंदी हो जाएगा समतली संगामी बल निकाय, समतली संगामी बल निकाय। तो बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं समतली संगामी बल निकाय, तो समतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से गुजरती हैं उसे उसे क्या एक बिंदु पर मिलती है उसे समतली संगामी बल निकाय कहते हैं। दूसरा ये क्या होगा? समतली असंगामी, क्या हो जाएगा? समतली असंगामी बल निकाय, समतली असंगामी बल निकाय। इसका क्या हो जाएगा? बलों का ऐसा समूह, समतली बलों का ऐसा समूह, एक्स वाई दिखा देंगे, समतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से या एक बिंदु से नहीं गुजरती हैं उसे समतली असंगामी बल निकाय कहते हैं। तीसरा क्या है? समतली समांतर बल निकाय। तीसरा क्या हो जाएगा? समतली समांतर बल निकाय, समतली समांतर बल निकाय। समतली समांतर बल निकाय क्या होगा कि समतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समतली समांतर बल निकाय कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें ऐसे हो जाएगा, आपका x हो गया और ये y हो गया, जैसे ये आपका F1 हो गया और ये क्या हो गया? F2 हो गया। ये क्या हो जाएगा? ये लाइक पैरेलल हो जाएगा। ये क्या होगा? लाइक पैरेलल हो जाएगा, सदृश समांतर। ये हो जाएगा समतली सदृश समांतर बल निकाय। और अगर हम डायरेक्शन चेंज कर दे दोनों बल की, एक्स वाई एक्सिस हो गया, अगर F1 हमने इधर बनाया और F2 हम इधर बना दें, ये तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समतली असदृश समांतर बल निकाय, कोप्लेनर क्या हो जाएगा? अनलाइक पैरेलल फोर्सेज, कोप्लेनर अनलाइक। एक और होता है कोप्लेनर कोलिनियर फोर्सेज। कोलिनियर मतलब संरेखीय बल निकाय, जैसे एक ही रेखा पे F1 भी लगा हो और F2 भी लगा हो, तो इसे बोलते हैं समतली संरेखीय बल निकाय। ये भी होता है लाइक कोलिनियर अनलाइक कोलिनियर। जैसे ये क्या F1 F2 की दिशा अगर एक है तो इसको बोलते हैं लाइक कोलिनियर। अगर F1 और F2 की दिशा अलग अलग हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे अनलाइक कोलिनियर। तो समतली बलों का ऐसा निकाय जिनकी क्रिया रेखाएं एक ही रेखा में होती हैं उसे समतली संरेखीय बल निकाय कहते हैं। ये भी दो टाइप का, लाइक कोलिनियर और अनलाइक कोलिनियर। ये तो हो गया समतली बल निकाय की। अब नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 3D फिगर आपको बनाना पड़ेगा। इसमें 3D ही बनाना पड़ेगा क्योंकि इसमें दो प्लेन आ जा रहे हैं कम से कम। तो अगर हम डायग्राम ऐसे बनाएं, ये देखिए, तो नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम क्या होगा? बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग प्लेन में हो। जैसे हमने 3 बल दिखाया, तीनों बलों की क्रिया रेखाएं 3 प्लेन में, तो बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं अलग अलग प्लेन में हो उन्हें हम लोग असमतली बल निकाय कहते हैं। इन्हें क्या बोलेंगे? असमतली बोल देंगे, असमतली बल निकाय बोल देंगे। एक ग्रुप ऑफ फोर्सेज whose line of action lies in a different plane is called as non-coplanar forces system। ये आपका हो गया नॉन कोप्लेनर फोर्सेस सिस्टम। अब इसमें क्या, अगर हम लोग बात करें ये वाला फिगर इसके लिए भी होगा, किसके लिए?
नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट असमतली असंगामी बल लिखा, इसके लिए भी ये फिगर हो जाएगा। तो असमतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से नहीं गुजरती हैं उसे असमतली असंगामी बल निकाय कहते हैं। और असमतली संगामी क्या होगा? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट क्या होगा? नॉन कोप्लेनर कॉन्करेंट क्या होगा? जैसे हमने ये फिगर बनाया, ये फिगर हम बनाए 3D वाला, और यहाँ पे 3 बल ऐसे दिखा दे, F1 दिखा दे, F2 दिखा दे, तीनों बलों की क्रिया रेखाएं आकर के इस पॉइंट कॉर्नर पॉइंट पे मिल रही हैं, तो क्या हो जाएगा? असमतली बलों का ऐसा समूह जिनकी क्रिया रेखाएं एक बिंदु से गुजरते हैं उन्हें असमतली संगामी बल निकाय कहते हैं। अब ऐसे ही यहां पे कर दें नॉन कोप्लेनर पैरेलल फोर्सेस सिस्टम, असमतली समांतर बल निकाय। तो इसमें कैसे फिगर बनाएंगे? असमतली समांतर में कैसे बनाएंगे? असमतली समांतर में अगर हम लोग बात करें, आप चाहे तो अंदर वाला भी बना दीजिए, ऐसे भी बना दीजिए, चाहे तो बना सकते हैं। जैसे एक बल आप दिखाएं इस पे ऊपर वाले पे F1 और एक बल दिखाएं नीचे वाले पे F2, तो ये दोनों बल क्या है? F1 और F2, ये दोनों बल क्या है? पैरेलल है एक दूसरे की, तो ये क्या हो जाएगा? लाइक पैरेलल, नॉन कोप्लेनर लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। और अगर यही दिशा चेंज कर दें, दिशा अगर यही चेंज कर दें तो ये क्या हो जाएगा? तो नॉन कोप्लेनर अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। तो पैरेलल फोर्सेस सिस्टम भी दो पार्ट में टूट जा रहा है, एक लाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम और एक अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सिस्टम। तो ये आपके क्या हो गए? ये आपके सिस्टम ऑफ फोर्सेस पूरा का पूरा रिवाइज हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पूरा डिफिनीशन लिखा हुआ, आप चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, नोट से आप पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। अब अगला है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, बलों के संचरणशीलता का सिद्धांत। आप लोग ग्रुप जरूर ज्वाइन लीजिएगा, टेलीग्राम वाला जो मैं बताया हूं उसमें पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप एग्जाम टाइम में मतलब 2 घंटा पढ़ के आप 40+ नंबर बड़े आराम से कर सकते हैं। इसी नाते मैंने स्टार्टिंग में पूरा क्वेश्चन दिखा दिया कि आप किसी भी साल का प्रीवियस ईयर देखिए तो उसी में से आपके कोई मतलब मिनिमम 8 प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि आप 40 नंबर बड़े आराम से पा सकते हैं उतना ही पढ़ करके। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज, बलों के स्थानांतरशीलता का सिद्धांत। ये क्या होता है? यदि किसी इस नियम के अनुसार एक पिंड के किसी बिंदु पर यदि कोई बल कार्य कर रहा है, इस नियम के अनुसार एक पिंड के किसी बिंदु पर यदि कोई बल कार्य कर रहा हो तो इसे उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है, या यह कह सकते हैं कि इसे लाइन ऑफ एक्शन के किसी बिंदु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये कोई बॉडी थी, इसके बिंदु 1 पर हमने दिखाया कि बिंदु 1 पर एक बल लग रहा है, एक बल लग रहा है। अब ये बल F लग रहा है, अब मान सकते हैं या ये फिगर ने बना करके, ये फिगर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये फिगर बनाइए, क्योंकि पॉइंट को ये मान लीजिए ये बल लग रहा है, पॉइंट ये आपका ये हो गया, ये पॉइंट पे बल आपका F लग रहा है। अब इस बल को इस क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर हम लोग मतलब कार्य करता हुआ मान सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए हम बिंदु B पे एक और बल लगाएं, इस दिशा में F लगा दिए और इस दिशा में F लगा दिए, 2 बल लगा दिए हम, 2 बल हम लगा दिए। क्या बिंदु B आपका ये है, एक बल इधर आपने F लगा दिया, एक बल इधर आपने F लगा दिया, 2 आपने F के और बल लगा दिए। अब आप देखें ये वाला बल F और ये वाला बल F, ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों भी परिमाण में समान है और दिशा में विपरीत है, अतः ये दोनों बल एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लास्ट में आपका B बिंदु पर एक बल F शेष बचेगा। इस प्रकार जो बल पहले बिंदु A पे कार्य कर रहा था वो अब बिंदु B पे कार्य कर रहा है। तो ये फिगर बनाएंगे, ये गलत हो गया है, पॉइंट ये आपका यहाँ पे लेना चाहिए था, बाहर ले लिया हमने गलती से। तो ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार यदि कोई बल किसी पिंड पर या एक पिंड पर कार्य कर रहा है, यदि कोई बल किसी
पिंड के किसी एक बिंदु पर कार्य कर रहा है तो उस बल को उस बल की क्रिया रेखा के किसी भी बिंदु पर कार्य करता हुआ माना जा सकता है। ये चित्र बनाएंगे, लिखेंगे चित्र में एक बल F बिंदु ए पर कार्य कर रहा है। अब हमने बिंदु बी पर दो बल या परिमाण का माना जो परिमाण में समान और दिशा में विपरीत हैं। अब बिंदु ए पर कार्य करने वाला बल F है और बिंदु बी पर कार्य करने वाला एक बल F परिमाण में समान व दिशा में विपरीत है, अतः ये एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अंत में बिंदु बी पर F मान का एक बल शेष बचेगा। इस प्रकार जो बल पहले बिंदु ए पे कार्य कर रहा था वह बिंदु बी पर क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। यही है क्या, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेज। अब बात करें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन का नियम क्या कहता है कि यह प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, यदि किसी पिंड पर सिस्टम ऑफ फोर्सेज काम कर रहे हो, यदि किसी पिंड पर सिस्टम ऑफ फोर्स यानी कि एक से अधिक बल कार्य कर रहे हो, जैसे मान लीजिए कोई बॉडी दिखाया गया है और इस पे कई सारे बल दिखाए गए हैं, कई सारे बल दिखाए गए हैं F1 F2 F3 और F4, मतलब 4 बल दिखाए गए हैं कि इस पर यही क्या कह रहा है कि यदि किसी पिंड पर सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा हो, सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा हो तो उन पर यदि कोई और सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दिए जाए, अगर इन पर कोई और सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दिया, जैसे हमने यहाँ पे F4 तक था, यहाँ पे हमने लगा दिया F5 लगा दिया और F6 लगा दिया, फोर्स लगा दिया जाए या हटा दिया जाए, कोई और फोर्सेस ऑफ सिस्टम लगा दिया जाए या हटा दिया जाए जो कि इक्विलिब्रियम में हो, जो कि इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं या हटा रहे हैं वो फोर्स, जैसे पहले ये 4 तो लग रहे थे, अब हमने F5 और F6 और लगा दिया, अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में हो यानी कि F5 बराबर हो F6 के। देखिए ध्यान से पढ़िए, यदि किसी पिंड पर कोई सिस्टम ऑफ फोर्स कार्य कर रहा हो तो ये हो गया सिस्टम ऑफ फोर्स, सिस्टम ऑफ फोर्स हो गया। तो उन पर यदि कोई और सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दिया जाए या हटा दिए, जैसे F5 और F6 हमने एक दूसरा सिस्टम ऑफ फोर्स लगा दिया जो कि इक्विलिब्रियम में हो, यानी कि सिस्टम ऑफ फोर्स इक्विलिब्रियम में हो, ये दोनों F5 और F6 लगाया है, क्योंकि F5 और F6 क्या है, दोनों परिमाण में समान हो गए लेकिन दिशा में क्या अपोजिट है, तो पिंड की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए हम चल रहे हैं या मान लीजिए गाड़ी पे ही चल रहे हैं, किसी गाड़ी में हम बैठ के जा रहे हैं, किसी गाड़ी में कोई बस है, हम बैठ के जा रहे हैं, आराम से बैठ के जा रहे हैं, इसमें हम किसी वेग से चल रहे होंगे। अब इस बॉडी का भार W नीचे कार्य कर रहा है और इसका रिएक्शन कह सकते हैं ऊपर कार्य कर रहा है, या इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कार्य कर रहा है। तो ये सारे बल क्या है, इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, ये सारे बल क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम बना रहे हैं। तो इन बलों का इस बॉडी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यही क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है। क्या है, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अगला है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। बलों के त्रिभुज को नियम को समझे। देखिए बलों का त्रिभुज नियम, बलों की बहुभुज का नियम, लामी का प्रमेय और समांतर चतुर्भुज का नियम, 4 में से कोई एक आना है, 4 में से कोई एक आना है। और इसमें से जनरली सिस्टम ऑफ फोर्स आता है, फोर्स की परिभाषा नहीं आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। देखिए अगर हम लोग देखें यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने प्रश्न बताया है तो इसमें जनरली ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ट्रांसमिसिबिलिटी आ सकता है। अच्छा पीछे था कुछ प्रश्न नहीं। यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। ट्रायंगल ऑफ फोर्स है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मतलब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टेक के प्रकार, लेकिन टाइप्स ऑफ बीम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 3 6 2 8 मतलब कहने का मतलब ये 8 प्रश्न जो भी है इसमें से कोई 2 प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो हम लोग जो है पेज नंबर 20 पे थे। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेज क्या होता है, इस नियम के अनुसार होता क्या है, इस नियम के अनुसार
यदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे दो समतली संगामी बलों को, मान लीजिए क्या कर रहा है इस नियम के अनुसार, यदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे, यदि किसी पिंड पर एक साथ लग रहे दो समतली संगामी बल, मान लीजिए एक बल आपका P है और एक बल क्या है, एक बल Q है। दो समतली संगामी बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए। अब इसको क्या करें, जैसे मान लीजिए अगर हम माने यहाँ पे त्रिभुज का नियम क्या कहता है कि मान लीजिए यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो समतली बलों को, यदि किसी बिंदु पर, ये बिंदु हो गया, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे हैं दो समतली बलों को, एक 60 न्यूटन होगी एक 40 न्यूटन होगी, दो समतली बलों को किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित की। जैसे ये P बराबर मान लीजिए 60 है और Q बराबर आपका 40 है, तो कैसे निरूपित करते इसको, हम मान लेंगे कि स्केल मानते, पैमाना मान लेते हैं कि 20 न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हो जाएगा 3 सेंटीमीटर की लाइन और इसके लिए हो जाएगा 2 सेंटीमीटर की लाइन। तो हमने इधर 3 सेंटीमीटर की लाइन खींची, ये P हो गया, इधर 2 खींचा, ये Q हो गया, और इनके बीच का कोण मान लीजिए थीटा है, तो यहां से जो P खींचेंगे यहां से थीटा कोण P खींचेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो समतली बलों को किसी त्रिभुज की क्रम से ली गई दो भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा, ये वाली भुजा, तो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा इन दोनों बलों का परिणामी निरूपित करता है। तो विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा इन दोनों बलों के परिणामी को निरूपित करता है। यही क्या है, बलों के त्रिभुज का नियम है। जैसे 40 और 60 का अगर आपको ये मान लीजिए थीटा बराबर मान लीजिए 60 डिग्री है, अगर इसका आपको परिणामी निकालना हो तो कई नियम है। एक तो आप समांतर चतुर्भुज के नियम से लगा सकते हैं, r बराबर √p² + q² + 2pq cos थीटा, या बलों के त्रिभुज के नियम से भी आप इसका परिणामी निकाल सकते हैं। जैसे आप ये 3 सेंटीमीटर लंबी खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर लंबी खींचेंगे, ये 60 डिग्री पे ये लेकर के खींच देंगे। अब इसको नाप लेंगे, नापने पे जो भी आए, नापने पे जितना भी मान लीजिए नापने पे आ गया x सेंटीमीटर, तो जितना भी आएगा x में किसका गुणा करेंगे 20, क्योंकि आपने माना है 1 सेंटीमीटर में कितना 20 न्यूटन, तो 1 सेंटीमीटर आगे x में 20 का गुणा कर देंगे तो जो भी आपका न्यूटन में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो बलों के त्रिभुज के नियम की सहायता से भी आप लोग जो है दो समतली संगामी बलों का परिणामी निकाल सकते हैं। तो आता है कि बलों के त्रिभुज के नियम किसके लिए एप्लीकेबल है, बलों के त्रिभुज के नियम की सहायता से हम लोग दो समतली संगामी बलों का परिणामी निकालते हैं। जो काम बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम का है उसके द्वारा हम लोग फार्मूले से लगाते हैं, वही काम बलों के त्रिभुज का नियम भी आपका कर रहा है। सेम ऐसे ही बलों के बहुभुज का नियम है। अब बलों के बहुभुज का क्या नियम है, समझ लीजिएगा कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक समतली बलों को, जैसे मान लीजिए ये हो गया, एक इधर कार्य कर रहा है, ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ये S हो गया, मान लीजिए ये 4 बल हो गए। यदि किसी बिंदु पर सबके बीच का कोई कोण होगा, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे, ध्यान समझिएगा, फिर से मैं फिगर बना दे रहा हूं, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक समतली बलों को मान लीजिए इतने समतली बल कार्य कर रहे हैं, यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक समतली बलों को, या F1 F2 F3 F4 लीजिए, कुछ भी नाम ले लीजिए, F1 F2 F3 F4 कुछ भी नाम ले सकते हैं। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक समतली बलों को एक खुले बहुभुज की, एक ओपन पॉलीगन, एक खुले बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो, वही स्केल लगा करके करते हैं। एक्चुअल में अगर न्यूमेरिकल लगाना हो तो, जैसे इधर हमने दिखा दिया F1 दिखा दिया, अब यहां से इधर चले जाएंगे F2 हो जाएगा, अब यहां से इधर चले जाएंगे F3 हो जाएगा, उसी दिशा में वही परिमाण, अब इधर चले जाएंगे F4 हो जाएगा। ऐसे यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक समतली बलों को एक खुले बहुभुज की क्रम से ली गई भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा, विपरीत क्रम में ली गई
बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इन सभी बलों का परिणामी निरूपित करता है। तो विपरीत क्रम में ली गई बहुभुज को बंद करने वाली भुजा इन सभी बलों का परिणामी निरूपित करता है। दोनों त्रिभुज का नियम और बहुभुज का नियम एक ही है, बस वहां पे दो बल था, यहाँ पे अनेक बल हो गए। दो की जगह पे अनेक कर देंगे तो त्रिभुज का नियम बहुभुज का नियम आपका बन जाएगा। इसका एक दूसरा रूप भी है। दूसरा रूप क्या है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को, मान लीजिए तीन बल कार्य कर रहे हैं, क्या क्या, पी क्यू आर, तीन बल लग रहे हैं। यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई तीनों भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो ये तीनों बल साम्यावस्था में होते हैं। तो अगर त्रिभुज बन जा रहा है, अगर तीनों बलों से एक त्रिभुज बन जा रहा है तो बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। ऐसे इसका दूसरा रूप क्या है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे अनेक बलों को एक बहुभुज की क्रम से, एक बंद बहुभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो ये सभी बल साम्यावस्था में होते हैं। ये दूसरा रूप हो गया। तो यहां से आपका क्लियर हो गया बलों के त्रिभुज का नियम और बलों के बहुभुज के नियम दोनों एक ही है, दोनों एक तरीके से एक ही है। तो इसको प्रूव भी किया गया है। इसको अगर हम लोग देखें, ये त्रिभुज का नियम था, ये फिगर बन गया था इन पी और क्यू। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या है, P प्लस क्यू। अगर हम लोग देखें P वेक्टर रूप में P प्लस क्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में ए सी बराबर क्या हो गया, आर हो गया। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं जो आपका क्या है, P और Q का जो योग है एक तरीके से वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो इसे ये AC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, AC R को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इससे ये आपका प्रूफ हो रहा है कि ये जो R जो है इन दोनों बलों का क्या एक तरीके से बीजगणितीय योग है। एक तरीके से P और Q का कह सकते हैं बीजगणितीय योग, अलजेब्रिक एक तरीके से सम आ रहा है या वेक्टर सम आ रहा, सदिश योग है। तो ये क्या होगा, आपका परिणामी R के बराबर हो जाएगा। तो वही प्रूफ किया गया, P प्लस क्यू वेक्टर फॉर्म में ए बी प्लस बी सी, AC हो गया और ये क्या हो गया, R के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी बिंदु पर एक साथ कार्य कर रहे दो समतली बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजा द्वारा परिमाण दिशा में निरूपित किया जाए तो विपरीत क्रम में ली गई त्रिभुज को बंद करने वाली भुजा इन दोनों बलों का परिणामी दर्शाता है। तो ये क्या कर रहा है, इन दोनों बलों का परिणामी दर्शा रहा है जो विपरीत क्रम में हमने लिया था। ऐसे ही क्या है, ये बहुभुज के नियम वाला है। ये क्या है, अच्छा ये वो वाला है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे तीन बलों को एक त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जा सके तो ये तीनों बल साम्यावस्था में होते हैं। साम्यावस्था वाला बता रहा है कि तीन बल थे, हमने एक बंद बहुभुज बना दिया पी क्यू आर, तो ये तीनों बल क्या होंगे, साम्यावस्था में होंगे। जैसे P प्लस क्यू प्लस आर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी क्या हो जाएगा, AC, और यहाँ पे CU को अगर हम उल्टा करेंगे तो माइनस AC, तो यहाँ पे क्या हो गया, बराबर जीरो, यानी कि P प्लस क्यू प्लस आर क्या आ गया, जीरो आ गया। बहुभुज का नियम हमने बता ही दिया सेम इसी प्रकार से, बहुभुज के नियम भी सेम इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। अगला लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतली संगामी बलों को, इस नियम के अनुसार यदि किसी पिंड पर कार्य कर रहे दो समतली संगामी बलों को, दो समतली संगामी बल हो गए P और Q, दो समतली संगामी बलों को एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा, दो आसन्न भुजा मतलब दो आपस में जुड़ी हुई भुजा, दो आपस में लगी हुई भुजा, दो आसन्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित किया जाए तो उनका परिणामी उसी कोणीय बिंदु से जाने वाले विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित होता है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी बिंदु पर कार्य कर रहे दो समतली संगामी बलों को, दो समतली संगामी बल हो गए ये, तो एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा, जैसे OA और OB क्या आसन्न भुजा हो गई, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजा द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित किया जाए तो इनका परिणामी इसी कोणीय बिंदु से जाने वाले विकर्ण द्वारा परिमाण और दिशा में निरूपित होता है। ये क्या करेगा, परिणामी को निरूपित करेगा। ये हो गया बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। अब इसका प्रूफ है, प्रूफ में क्या दिखाएंगे, यहाँ पे फिगर अगर हम फिर से बनाएं, देखिए ऐसे आपका था, ये आपका P था, ये आपका क्या था, Q था, ये आपका R था। इन दोनों बलों के बीच का कोण है थीटा और ये वाला कोण है अल्फा।
इसको अल्फा मान लीजिए, ए थीटा होगा आपका। इसको ए नाम दे दीजिए, इसको बी नाम दे दीजिए, इसको सी नाम दे दीजिए, इसको एम नाम दे दीजिए, ऐसे ले लीजिए। तो इस त्रिभुज में अगर हम लोग देखें कोण ए ओ बी, ए यहाँ पे वो हो गया, ए ओ बी क्या है, थीटा है। एम ए सी क्या है, थीटा है। दोनों बराबर हैं, क्यों ये बराबर क्यों होंगे, ये बराबर इसलिए होंगे, दोनों क्या है, दोनों आपके संगत कोण हैं, दोनों आपके कैसे हैं, क्रॉसपॉन्डेंस एंगल है। क्या है, क्रॉसपॉन्डेंस एंगल। ये दोनों पैरेलल लाइन हो गया, और ये क्या हो गई, ये एक तरीके से एक तिर्यक रेखा हो गई। तो संगत कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समकोण त्रिभुज ओसीएम में अगर हम लोग बात करें, इस त्रिभुज में बात करें, तो सीएम का स्क्वायर जो होगा, ओसी का स्क्वायर जो होगा इस वाले त्रिभुज में, ओसीएम में, त्रिभुज ओसीएम में ओसी का स्क्वायर ये कर्ण है, ओएम का स्क्वायर, ओएम ये आधार हो गया, और सीएम का स्क्वायर ये लंब हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, ओसी जो होगा, जो ओएम आपका होगा, ओएम जो होगा ओए प्लस एएम के बराबर हो गया, ओएम। तो ओए प्लस एएम का होल स्क्वायर प्लस सीएम स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करेंगे, ओए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एएम स्क्वायर प्लस 2 ओए, यहीं पे हम प्रूव कर दे रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ये आ गया, इसके बाद क्या हो जाएगा, ओए स्क्वायर प्लस एएम स्क्वायर प्लस 2 गुणे ओए गुणे एएम, और प्लस क्या हो जाएगा, सीएम स्क्वायर। ओए क्या है, ओए आपका पी है, या अभी इसको और छोटा कर लें, ओए स्क्वायर। एएम क्या होगा, एएम क्या होगा, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे, इस वाले त्रिभुज में अगर हम लोग देखें, इस वाले त्रिभुज में देखें, ये आपका है थीटा, ये आपका है एएम, और ये सी हो गया। तो एएम अगर हम लोग लगाए, इसमें हमको एएम निकालना, आधार निकालना, तो कास लगा दीजिए, कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण ए बी अपान ए सी। तो आपका ए बी आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ए बी नहीं एएम है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एएम बराबर ए सी कॉस थीटा। तो अगर आपको थीटा दिया रहता तो आधार निकालना रहता तो कास लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एएम हो जाएगा ए सी, सॉरी हाँ ए सी कॉस थीटा, और प्लस 2 गुणे ओए गुणे एएम। एएम क्या होगा, एएम वही हो जाएगा ए सी कॉस थीटा, और सीएम स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीएम आपका लंब है तो हो जाएगा ए सी साइन थीटा होगा, तो ए सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये वाला भी स्क्वायर में रहेगा, तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे रख दीजिए ओए, यहाँ पे ओए क्या है, पी है, ओए क्या है, पी स्क्वायर प्लस ये ए सी क्या है, ए सी आपका अगर आपका ये क्यू है तो ए सी भी क्यू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, और प्लस 2 गुणे ओए पी है, ए सी क्यू है, यहाँ पे हो जाएगा कास थीटा, और प्लस ए सी स्क्वायर यानी कि क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये हो गया पी स्क्वायर, इसको और इसको जब जोड़ेंगे तो क्यू स्क्वायर कॉमन होगा, कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस 2p क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। और आपका ओसी स्क्वायर क्या है, ओसी स्क्वायर आर है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर, अगर आर बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर बराबर अंडर रूट आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा, ये आपका आर की वैल्यू आ जाएगी। अब कोण निकालेंगे, अल्फा का वैल्यू निकालेंगे और बीटा का वैल्यू, ये वाला कोण बीटा मान लेंगे, क्यू के साथ का कोण वाला बीटा मान लेंगे, तो आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी। और फिर यहाँ पे उसी फिगर में वही फिगर आपका है, ये दूसरे का फिगर यहाँ आ गया है, फिगर आपका ये था पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये अल्फा, ये बीटा, ये थीटा, ये यम, ये थीटा। तो इसी में क्या मान लेंगे, इसी टेन अल्फा कर लेंगे, इसी में टेन अल्फा लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी एम अपान ओ एम। सी एम ओ एम क्या हो जाएगा, ओ ए प्लस ए एम, सी एम ए सी साइन थीटा, ओ ए प्लस ए एम ए सी कास थीटा, क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कास थीटा। तो अल्फा बराबर आ गया टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपन पी प्लस क्यू कास थीटा। तो जब बीटा निकालेंगे ना, तो क्यू की जगह पे पी कर देंगे, पी की जगह पे क्यू कर देंगे, जब बीटा निकालेंगे तो टेन इनवर्स पी साइन थीटा अपन क्यू प्लस पी कॉस थीटा आ जाएगा।
तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा प्रूफ। जो 5 नंबर में आएगा तो हम लोग पूरा करेंगे, 5 नंबर में आएगा तो पूरा करेंगे हम लोग। अब आ गया लामी का थ्योरम। लामी का थ्योरम का फिगर अगले पेज पे हो गया। लामी का थ्योरम क्या है? लामी थ्योरम क्या है? मान लीजिए 3 बल हैं, 3 बल हैं, यहां बना दे रहे हैं P Q R। P के सामने का कोड अल्फा, Q के सामने का कोड बीटा और R के सामने का कोड गामा है। क्या इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे 3 समतली संगामी बल साम्यावस्था में, मतलब यह कब लागू होता है लामी का प्रमेय? जब 3 समतली संगामी बल साम्यावस्था में होते हैं तभी लामी का प्रमेय लागू होता है। इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी पिंड पर एक साथ कार्य कर रहे 3 समतली संगामी बल साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण के ज्या के समानुपाती होता है। कोण के ज्या, ज्या ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, ब्रैकेट में यहाँ पे आ गया, कोण के ज्या के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे 3 बल कार्य कर रहे हैं P Q R। P के सामने का कोण अल्फा, Q के सामने का कोण बीटा और R के सामने का कोण गामा है। तो लामी के प्रमेय चित्र में 3 समतली बल P Q R बिंदुओं पर कार्य कर रहे हैं। ये बिंदु O हो गया, मान जो पे कार्य कर रहे हैं। P तथा Q के बीच का कोण गामा, P और Q के बीच का कोण गामा, Q R के बीच का कोण अल्फा और R व P के बीच का कोण बीटा है। अतः लामी के प्रमेय से क्या हो जाएगा? P बटे साइन अल्फा बराबर Q बटे साइन बीटा बराबर R बटे साइन गामा। इसका प्रूफ यहाँ पे दिखाया गया है। 3 बल कार्य कर रहे हैं तो इसे एक त्रिभुज की भुजा द्वारा निरूपित कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यही आपका कोड था। ये P था, ये Q था और ये R था। तो ये क्या था? प्रूफ है। ये अल्फा था, ये बीटा था, ये गामा था। तो ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को हम बनाएंगे तो ये एक तरीके से ये P है आपका, एक तरीके से ये P है, ये क्या है? ये Q है। तो P और Q के बीच का कोण क्या है? यहाँ पे गामा। ये गामा हो गया, ये गामा हो गया। अगर हम इसको इधर भी खींचें तो ये कोण देखिए बीटा था, ये कोण था बीटा, तो ये कोण हो जाएगा 180 माइनस बीटा। ऐसे ही अगर इसको अगर देखें तो ये कोण अल्फा था, तो ये कोण हो जाएगा अल्फा। तो ये 180 माइनस अल्फा हो गया, 180 माइनस बीटा, ऐसे ही 180 माइनस गामा हो जाएगा। अब इसमें लगा दीजिए साइन रूल। इसमें क्या लगा देंगे? साइन रूल। ये कोण वगैरह बना देंगे, लगा देंगे साइन रूल। जब साइन रूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? AB अपान साइन 180 माइनस अल्फा, BC अपान साइन 180 माइनस बीटा, CA अपान साइन 180 माइनस गामा। तो AB क्या है? AB आपका P है, BC आपका Q है और CA आपका R है। तो P बटे साइन अल्फा बराबर Q बटे साइन बीटा बराबर R बटे साइन गामा। सबका नोट्स जो आपका चैप्टर वाइज में है ना, इसमें हो सकता हो टाइपिंग है, कुछ मिस्टेक भी हो, लेकिन जो चैप्टर वाइज नोट्स है उसमें इन सबके आंसर जो है एकदम सही है। तो जो चैप्टर वाइज इन क्वेश्चंस को ध्यान देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं प्रोवाइड कर ही दूंगा। जो चैप्टर वाइज आपको नोट्स मिलेगा उससे अगर देख लेते तो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। और एक बार उसको, आपके पास अगर एग्जाम में टाइम है तो एग्जाम की रात सारे प्रश्न को एक बार लिख लीजिए। बहुत ज्यादा प्रश्न हो तो है नहीं, 20 प्रश्न है, लिखेंगे 2 घंटा 2.5 घंटा लगेगा, मतलब 3 घंटा मान लीजिए लगेगा। और लिखने के बाद 1-2 बार रिवाइज कर लीजिए, 4-5 घंटे में आप आराम से 40+ नंबर ला सकते हैं। टाइप्स ऑफ सपोर्ट। सपोर्ट क्या होता है? टेक क्या होता है? किसी संरचना के विभिन्न अवयवों को सहारा देने के लिए टेके या सपोर्ट प्रयोग किए जाते हैं। मतलब कोई भी संरचना हो, जैसे कोई घर बना रहे हैं तो छत को सहारा देने के लिए हम लोग कॉलम खड़ा करते हैं। तो कॉलम एक तरीके से आप पुल देखे होंगे, पुल बड़े बड़े पिलर होते हैं, उस पर पुल टिके होते हैं। तो पुल क्या कर, जो पिलर होते हैं वो एक तरीके से वहां पे ऊपर एक सपोर्ट दिया जाता है जिसके ऊपर आपका पुल टिका होता है। तो किसी संरचना के विभिन्न अवयवों को सहारा देने के लिए टेके या सपोर्ट प्रयोग की जाते हैं। ये निम्न प्रकार होती हैं। एक होता है सिंपल या रोलर टेक, एक होता है हिंज या पिन टेक और एक होता है फिक्स टेक। तो सरल टेक क्या होता है? किसी चपटी सतह के ऊपर रोलर या अवयव को टिकाया जाए। किसी चपटी सतह के ऊपर, मान लीजिए कोई चपटी सतह है, इसके ऊपर रोलर या अवयव को टिकाया जाए तो यह सरल या रोलर टेक कहलाता है। इस पर प्रक्रिया केवल टेक समतल के लंबरूप कार्य करता है। जनरली रोलर टेक ऐसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे ये बंधा हुआ होता है। और मान लीजिए ये ब्रेक करके, जैसे कोई बीम जनरली अगर हम लोग बनाते हैं तो एक तरफ हिंज सपोर्ट होता है, एक तरफ रोलर सपोर्ट होता है। ये
जब हम रोलर सपोर्ट पढ़ेंगे तो केवल रोलर वाला फिगर बनाएंगे। तो इसमें होता क्या है, यहाँ पे देखिए फिगर में बनाया रोलर सपोर्ट मैंने, यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे बंधा हुआ है, यहाँ पे बंधा हुआ है, जब बंधा हुआ रहेगा यहाँ रोलर लगा हुआ है, तो इस पॉइंट पे बंधा हुआ है, तो अगर किसी बल के प्रभाव में ये ऐसे, इसमें एंगुलर, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। और ये क्या है, ये रेखीय दिशा में आगे पीछे जा रहा है, इसको बोलते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि रोलर सपोर्ट के प्रभाव से संबंधित किसी बीम में जो है रेखीय व कोणीय विस्थापन दोनों होता है, और यह हमेशा ऊर्ध्व दिशा में एक रिएक्शन देता है। ये हमेशा, इस पे जो रिएक्शन होगा हमेशा क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड होगा। इस पे जो रिएक्शन होगा हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में कार्य करेगा। तो हो गया क्या, ये हो गया आपका रोलर सपोर्ट। दूसरा आपका हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में क्या होगा, अब हिंज सपोर्ट में केवल यहाँ पे ऐसे, यहाँ नीचे फिक्स हो गया है और यहाँ पे ऐसे है, हिंज मतलब कब्जेदार, तो ये आगे पीछे तो नहीं होगा लेकिन ये ऐसे घूम सकता है। तो इसमें केवल क्या होगा, इसमें केवल कोणीय विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन नहीं होता है। तो यह सपोर्ट एक तरह का कब्जा होता है जिस पर टिकाया गया अवयव स्थिति में मतलब टिकाया गया अवयव की स्थिति में, स्थिर स्थिति में, मतलब स्थिति मतलब वो कैसा है, उसकी स्थिति क्या है। तो जो टिकाया गया होता है स्थिति में स्थिर है। स्थिति में स्थिर का मतलब कि ये जो इसकी स्थिति है ये स्थिर है, परंतु दिशा में स्वतंत्र होता है। दिशा में स्वतंत्र होने का मतलब ये इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही अलाउ करता है। तो सिंपली अगर हम लोग परिभाषा बोले रोलर सपोर्ट की, तो रोलर सपोर्ट की सिंपली परिभाषा क्या होगी, आपका जो अलग वाला पीडीएफ नोट्स मिलेगा ना चैप्टर वाइज, उसमें बढ़िया परिभाषा लिखा हुआ है। तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, तो रोलर सपोर्ट क्या होता है, इस रोलर सपोर्ट से संबंधित बीम में रेखीय व कोणीय विस्थापन दोनों होता है, और यह केवल एक रिएक्शन देता है जो हमेशा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर कार्य करता है। कब्जेदार या पिन क्या होता है, यह इससे संबंधित बीम में, इस सपोर्ट से संबंधित बीम में क्या होता है, रेखीय विस्थापन नहीं होता, केवल कोणीय विस्थापन होता है, और यह किसी भी दिशा में रिएक्शन देता है, यह किसी भी दिशा में रिएक्शन दे सकता है। लिखा, इससे जुड़ा अवयव किसी भी दिशा में घूम तो सकता है परंतु अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता। घूम तो जाएगा लेकिन अपना घूमेगा, लेकिन ये अपनी जगह से खिसकेगा नहीं। फिक्स क्या होता है, फिक्स वाले में स्टेक में अवयव को किसी दीवार आदि में अच्छी तरह से स्थिर कर दिया जाता है, और अवयव न तो दिशा और न स्थिति बदल सकता है। तो फिक्स वाला ये हो गया, किसी दीवार में हमने क्या कर दिया, गाड़ दिया, तो इसमें न तो रेखीय विस्थापन होगा और न ही कोणीय विस्थापन होगा। टाइप्स ऑफ बीम। बीम क्या होता है, बीम किसी संरचना का एक सदस्य होता है। बीम किसी स्ट्रक्चर का, संरचना को बोलते हैं स्ट्रक्चर, किसी स्ट्रक्चर का सदस्य को बोलते हैं मेंबर। क्या बोलते हैं, मेंबर। बीम किसी स्ट्रक्चर का एक मेंबर होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के अनुप्रस्थ कर्तन भार, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स शियर लोड। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड बोलते हैं। इस पर विभिन्न प्रकार के ट्रांसवर्स शियर लोड कार्य करते हैं। यह भार कमा बिंदु भार, एक समान वितरित भार और एक समान बदलते हुए भार या घूर्ण आदि हो सकते हैं। अभी इन सब लोड के बारे में आप लोग पढ़े भी नहीं है, तो सिंपली समझ लीजिए बीम क्या होता है। बीम किसी स्ट्रक्चर का एक सदस्य होता है जिस पर विभिन्न प्रकार के अनुप्रस्थ कर्तन भार कार्य करते हैं। यह भार बिंदु भार, समवितरित भार या एक समान बदलते हुए भार या घूर्ण आदि हो सकते हैं। अब पहला हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, इस प्रकार की धरन सामान्यतः वर्टिकल लोड को ही वहन कर सकती है। इसके एक सिरे पर रोलर व दूसरे सिरे पर हिंज सपोर्ट प्रयोग करते हैं। तो ये क्या हो गया, सिंपली ऐसे आप एक फिगर बना दीजिए, यही आपका हो गया सिंपली सपोर्टेड बीम। दूसरा कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम क्या होता है, ऐसा बीम जिसका एक सिरा फिक्स और दूसरा सिरा फ्री होता है, उसे हम लोग फिक्स्ड बीम कहते हैं। ऐसा बीम जिसका एक सिरा फ्री और दूसरा सिरा फिक्स्ड होता, बंधा हुआ होता है, उसे हम लोग कैंटिलीवर बीम कहते हैं। तीसरा फिक्स्ड बीम। ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे बंधे होते हैं, ऐसा बीम जिसके दोनों सिरे क्या होते हैं, बंधे होते हैं, उसे उसे फिक्स्ड बीम कहते हैं। ओवरहैंगिंग बीम। ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरे
टेक से बाहर निकले होते हैं। ऐसा बीम जिसका एक सिरा या दोनों सिरे टेक से बाहर निकले होते हैं उसे ओवरहैंगिंग बीम कहते हैं। अगला कंटिन्यूअस बीम या सतत धरण, ऐसा बीम जिसमें दो से अधिक सपोर्ट यूज होते हैं, दो से अधिक सपोर्ट, या ऐसा बीम जो दो से अधिक सपोर्ट पर या टेक पर टिका होता है उसे कंटिन्यूअस बीम हम लोग कहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया बीम, ये हमारा क्या हो गया, बीम हो गया। अब ये हमारा अगला न्यूमेरिकल है। अगला हमारा जो है न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है कि किसी कण पर समान परिमाण के दो बल एक साथ लग रहे हैं। किसी कण पर समान परिमाण के दो बल एक साथ लग रहे हैं। मान लीजिए दो बल आपके लग रहे हैं समान परिमाण के पी और पी, दोनों बलों का परिणामी उन बलों के बराबर, बलों का परिणामी भी पी है। तो बलों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, थीटा का मान आपको निकालना, दोनों बलों के बीच का कोण निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग बात करें बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से, बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p इंटू पी कॉस थीटा। तो यहाँ देखेंगे इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2p स्क्वायर कॉस थीटा बराबर माइनस पी स्क्वायर। तो यहाँ से इससे ये भी कट जाएगा। तो कॉस थीटा बराबर -1/2, कॉस थीटा -1/2 क्या हो जाएगा, या थीटा बराबर कॉस इनवर्स -1/2। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, या वैसे अगर निकालेंगे तो 120 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 120 डिग्री। थीटा और कितना आ गया, 120 डिग्री आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरीके से दो संगामी तथा समान बलों P और P के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जबकि उनका परिणामी क्या है, P/2 है। एक बल P है, दूसरा बल P है और इनका परिणामी क्या है, P/2 है। तो ये भी ऐसे आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा से क्या हो जाएगा, ये P/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा P/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर पी स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा कोण है मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, p²/4 बराबर पी स्क्वायर प्लस 2p² कॉस थीटा। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो कटेगा तो 1/4 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2p² कॉस थीटा बराबर 1/4 नहीं, यहाँ पे ये कैसे कटेगा, यहाँ पे ये नहीं कटेगा, ये हो जाएगा p²/4 बराबर p² प्लस, इसको कर सकते हैं 2p² प्लस 2p² कॉस थीटा। अब चाहे तो p²/4 बराबर 2p² कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यहां से इससे ये कट जाएगा, ये 2p² है, p² से p² कट गया, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू आ रहा है 1/4। ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 1/8। तो कॉस थीटा बराबर 1/8 माइनस 1 बराबर -7/8। तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स -7/8। देख लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं है, प्रोसेस आपका ये रहेगा। कैलकुलेशन आप एक बार आप लोग अपने से लगाइएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इसमें आर ए और आर बी का मान निकालना है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें एक बार मोमेंट जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़े, एक बार मोमेंट वाला लगाएंगे, एक बार फोर्स वाला लगाएंगे। तो सबसे पहले लगाते हैं पहले लिखेंगे इन इक्विलिब्रियम कंडीशन,
इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, पहले मोमेंट वाला लीजिएगा, समेशन एम ए इक्वल टू 0, मतलब किसी भी एक बिंदु के सापेक्ष आप मोमेंट की वैल्यू 0 कर सकते हैं। समेशन एम ए इक्वल टू 0, और यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ब्रैकेट में आपने दिखा दिया कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये हो गया। अब इस पॉइंट के अबाउट अगर ये वाला बल देखेंगे तो इसको फिक्स मान लीजिए, ये बल 60 वाला इसको किधर दिखाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा। क्लॉकवाइज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, और मोमेंट में क्या होता है, बल गुणे दूरी, तो बल 60 है तो -60 लेंगे, और दूरी कितनी है, दूरी 1, -60 गुणे 1। ऐसे ही ये भी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो हो गया -80, और गुणे दूरी कितनी हो जाएगी 2। इसकी बिंदु ए, सभी बलों की बिंदु ए से दूरी लेंगे, क्यों, क्योंकि मोमेंट हम बिंदु ए के परिधि निकाल रहे हैं। इसी प्रकार से ये वाला बल लेंगे तो माइनस ये बल हो जाएगा 90, और दूरी 2 1 3 1 4 हो जाएगी, और ये वाला बल ए बी के सापेक्ष इधर घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, तो इसको प्लस लेंगे, प्लस आर बी, और गुणे 2 2 4 2 6 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, -60 -160 -360 और प्लस 6 आर बी बराबर 0। इन सबको जोड़ लीजिए, 360 और 60 420, 420 और 60 480, और 100 580। तो यहां से आ जाएगा 6 आर बी बराबर 580। एक बार जोड़ लीजिएगा, अगर हम लोग कैलकुलेटर से जोड़ें तो कैलकुलेटर से जोड़ें तो हो जाएगा 60, हो जाएगा 60 प्लस 80 दूनी 160, 160 प्लस 9 चौके 36 प्लस 360, हाँ 580 ही आ गया। 580 भागा हो जाएगा 6, 96.67। क्या आ गया, आरबी का मान आ गया 96.67 न्यूटन, किलो न्यूटन में किलो न्यूटन। ये आरबी की वैल्यू आ गई। तो देखिए पहले दोनों लगाना रहता है, पहले मोमेंट वाले लगाएंगे ना तो एक बार एक वैल्यू आ जाएगी, या फोर्स वाला लगाइए। अब लगा सकते हैं समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, और इसमें जो बल ऊपर की ओर है उसको पॉजिटिव माने, ये मानने के ऊपर होता है, कौन आप पॉजिटिव मान रहे हैं तो अगला वाला निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आर ए और आर बी ऊपर की ओर है, आर ए और प्लस आर बी ऊपर की ओर है, और ये सब नीचे की ओर, -60 -80 और -90 बराबर 0, जो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस। तो यहाँ पे हो गया आर ए हो गया, और आर बी की वैल्यू क्या आ गई, 96 प्लस 96.67। इसको जोड़ लीजिए, 90 60 150 80 230, उधर जाके 230 हो जाएगा। तो आर ए बराबर 230 माइनस 96.67, जो भी आएगा उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, उतना किलो न्यूटन क्या हो जाएगा, उतना किलो न्यूटन आंसर हो जाएगा। क्या हो गया, वैसे करते अगर इसको पहले लेते तो आर ए आर बी में एक इक्वेशन आता, फिर इसको करते, फिर आर बी का मान आता, फिर लिखते आर बी का मान समीकरण 1 में रखने पे तो लंबा हो जाता। इस नाते पहले मोमेंट वाला इक्वेशन लगाइएगा, बाद में फोर्स वाला इक्वेशन लगाइएगा, तो आपका समय बचेगा। अगला वर्गीकरण प्रमेय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में मान कीजिए फिक्स से आना। होता क्या है, इस प्रमेय के अनुसार दो समतली बलों का उसी समतल में, इस नियम के अनुसार दो समतली बल, मान लीजिए दो समतली बल क्या है, ए और बी है, पे लगा है, एक बल पी लगा है और एक बल लगा है। कि इसको प्रूव करने के कई तरीके हैं। दो समतली बलों का उसी समतल में किसी बिंदु के परितः, उसी समतल में किसी बिंदु के परितः घोड़ों का बीजगणित योग, कोई बिंदु मान लीजिए डी है, डी के अबाउट इन दोनों बलों का जो घोड़ों का बीजगणित योग है, उनके परिणामी के, इन दोनों बलों का परिणामी क्या होगा, आर होगा, सदृश समांतर बल है, उनके परिणामी के उसी बिंदु के परितः घूर्ण के बराबर, उसी बिंदु के परितः कर सकते, उसी बिंदु के परितः घूर्ण के बराबर होता है। अब प्रूफ हम मान ले रहे हैं जब दोनों बल क्या सदृश समांतर, जब दोनों बल सदृश समांतर होंगे तो अगर हम लोग लें तो ये क्या होगा, तो डी के अबाउट अगर हम लोग मोमेंट लें डी के अबाउट, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, इसके अनुसार होना चाहिए, देखिए अगर इसका डी के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी गुणे ए डी, क्या हो जाएगा, पी गुणे ए डी माइनस, अगर एक आपका एंटी क्लॉकवाइज वाला प्लस ले रहे हैं तो क्लॉकवाइज क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस क्यू गुणे बी डी। ये क्या, बल पी और क्यू का बिंदु डी के परितः मोमेंट लिखेंगे, बल पी और क्यू का बिंदु डी के परितः मोमेंट।
तो P गुणे AD बराबर Q गुणे BD, या P गुणे AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD की वैल्यू हो जाएगी AC प्लस CD, और माइनस Q गुणे BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC माइनस BD, BC माइनस BD। और एक चीज हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, सदृश समांतर बल के लिए हम लोग पढ़े हैं। देखिए दो इक्वेशन ये पहले लिख लेंगे, R बराबर P प्लस Q होगा, और P गुणे AC जो होगा वो Q गुणे BC के बराबर होगा। ये जो P गुणे AC होगा वो Q गुणे BC होगा। क्या होगा, Q गुणे BC। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, P गुणे AC बराबर Q गुणे BC। ये पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, पहले आप लोग थियरी में पढ़े होंगे अगर आप पढ़े भी हैं। सदृश समांतर बल के लिए कंडीशन होता है, एक R बराबर P प्लस Q होता है, एक होता है P गुणे AC बराबर Q गुणे BC। ये पहले आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो अगर इस लाइन के बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे हो जाएगा P गुणे AC प्लस P गुणे CD माइनस Q गुणे BC, और प्लस हो जाएगा Q गुणे BD, Q गुणे BD। देखिए P गुणे AC बराबर Q गुणे BC है, या इसको और एक लाइन और लिखें तो हो जाएगा P गुणे AC माइनस Q गुणे BC बराबर 0, BC बराबर 0। तो P गुणे AC माइनस Q गुणे BC 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, P गुणे CD। BD को हमने क्या लिया था, BD को हमने लिया था BC माइनस BD, BD को BC माइनस CD यहाँ पे होगा, BC माइनस CD यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा Q गुणे BC माइनस Q गुणे CD, P गुणे CD माइनस Q गुणे CD। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CD कॉमन हो जाएगा, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, P प्लस Q, CD कॉमन, ब्रैकेट में P प्लस Q, और P प्लस Q क्या है, R है, बराबर R गुणे CD, और R गुणे CD क्या हो जाएगा, परिणामी R का बिंदु D के परितः गुण हो जाएगा। तो प्रूव किया गया पूरा, एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। अब अगला गुण का सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट नहीं उतना, लेकिन एक बार देख लेंगे। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलन में है, यदि कोई पिंड घूमने के संदर्भ में संतुलन में है, तो इस पिंड पर लगने वाले सभी बलों का किसी बिंदु के परितः घूर्णों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है। अगला बलयुग्म में उसकी गुण, बलयुग्म क्या होता है, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत, परिमाण में समान व दिशा में विपरीत समांतर बलों के ऐसे जोड़े जिनकी क्रिया रेखाएं एक रेखा में नहीं होती हैं, उसे बलयुग्म कहते हैं। बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाएगा, F गुणे D। यहाँ पे इस फिगर के अनुसार बलयुग्म का आघूर्ण जो M बराबर होगा F गुणे D हो जाएगा। अब इससे आता क्या है, इससे आता है एग्जाम में प्रॉपर्टीज ऑफ कपल, कपल की विभिन्न प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आता है। पहला क्या है, बलयुग्म बनाने वाले दोनों बलों का परिणामी का मान शून्य होता है। जैसे ये फिगर हो गया, इसके अनुसार R बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा, बलयुग्म द्वारा किसी पिंड में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं किया जा सकता। बलयुग्म द्वारा, क्योंकि बलयुग्म का काम क्या होगा, बलयुग्म हमेशा क्या करेगा, घुमाने का काम करेगा, तो इसके द्वारा सरल रेखीय गति पर, क्योंकि R बराबर क्या आ गया, 0, R बराबर 0 हो गया, तो इसके द्वारा सरल रेखीय गति पैदा नहीं होगा, क्योंकि जो फोर्स का अलजेब्रिक सम वो 0 है। लेकिन मोमेंट ये देगा, मोमेंट क्या, अगर इसके बीच की दूरी d हो तो m बराबर क्या हो जाएगा, F गुणे D। लेकिन ये क्या करेगा, ये मोमेंट देगा। तो मोमेंट जब ये देगा तो बलयुग्म द्वारा किसी पिंड में सरल रेखीय गति उत्पन्न नहीं किया सकता, लेकिन बलयुग्म किसी पिंड को घूर्णन गति कराने में की प्रवृत्ति रखता है, क्योंकि मोमेंट ये दे रहा, मोमेंट देगा तो घूर्णन गति कराएगा। अगला है, ऐसे दो बलयुग्म जिनके आघूर्णों का परिमाण और दिशा समान हो, तो दोनों बलयुग्म को एक दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया। जैसे ये मान लीजिए 10 है, दूरी 5 है, तो 10 गुणे 5 यानी कि इसका द्वारा जो मोमेंट आ रहा है यह गया 50 का। और इसमें क्या है, इसमें बल 20 है, दूरी क्या है 2.5 है, तो इसके द्वारा भी मूवमेंट जो होगा 20 गुणे 2.5 यानी कि ये भी 50 आ गया। तो इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब किसी को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर आघूर्ण का मान, आघूर्ण का परिमाण दिशा समान है तो एक बलयुग्म को
दूसरे द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है बलयुग्म के बलों के आघूर्णों का बीजगणितीय योग। बलयुग्म के बलों का बीजगणितीय योग किसी बिंदु की परिधि बलयुग्म के आघूर्ण के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट को हमने ले लिया, अब अलग अलग बल का अगर निकालें तो क्या हो जाएगा, एफ गुणे एक्स और प्लस एफ गुणे वाई। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई। तो अगर हम बलयुग्म का भी निकाले तो बलयुग्म का डायरेक्ट वही होगा, दूरी एक्स प्लस वाई है तो एफ गुणे एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो जो बलयुग्म बनाने वाले दोनों बल हैं उन दोनों बलों का किसी बिंदु के परिधि जो आघूर्ण होगा बलयुग्म के आघूर्ण के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये चीज हो गया। अगला है एक बलयुग्म को केवल समान परिमाण का दिशा विपरीत दिशा वाले बलयुग्म द्वारा ही संतुलित किया सकता है। मतलब कोई बलयुग्म हो वो केवल एक समान परिमाण का विपरीत दिशा वाले बलयुग्म द्वारा ही मतलब बलयुग्म को बलयुग्म से ही संतुलित कर सकते हैं। अगला है किसी बलयुग्म में कार्य कर रहे अनेक बलयुग्मों को एक बलयुग्म बदला जा सकता है जिसका परिमाण सभी बलयुग्मों के परिमाण के प्रभाव के योग के बराबर हो। मतलब मान लीजिए किसी बॉडी पर बहुत सारे बलयुग्म कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलयुग्मों को अगर परिणामी निकालेंगे तो क्या होगा, तो उससे कह सकते हैं कि उन सभी बलयुग्मों को एक बलयुग्म द्वारा हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। अगला है किसी समतल में कार्य कर रहे अनेक बलयुग्मों का परिणामी आघूर्ण उस समतल में लगे सभी बलयुग्म के आघूर्ण के बीजगणितीय योग के बराबर। तो ये प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी याद है, कम से कम एग्जाम में आपको 6 याद होने चाहिए तभी आपको नंबर मिल पाएगा पूरा का पूरा। अगला ये काफी इंपॉर्टेंट है, सिद्ध कीजिए कि यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करते हुए तीन बलों को परिमाण दिशा तथा क्रिया रेखा में किसी त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजाओं द्वारा पूर्णतया निरूपित किया सके तो एक बलयुग्म संतुलन होते हैं जिनका आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। ये मान लीजिए हम ये बॉडी है, इस पे तीन बल लग रहे हैं। यदि किसी दृढ़ पिंड पर कार्य करते हुए तीन बल मान लीजिए लग रहे थे और इसको किसी त्रिभुज की क्रमानुसार तीन भुजा द्वारा परिमाण दिशा निरूपित किया सके। हमने ये प्रश्न है, ये प्रूफ है आपका। मान लीजिए तीन बल लग रहे थे, हमको एक त्रिभुज की क्रमानुसार ली गई तीन भुजा द्वारा परिमाण दिशा में दिखा दिया, ए बी पे पी दिखा दिया, बी सी पे क्यू दिखा दिया और सी ए पे आर दिखा दिया। फिर कह रहा कि सिद्ध कीजिए कि ये बलयुग्म के समतुल्य होते हैं जिनका आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है, जिनका आघूर्ण त्रिभुज के क्षेत्रफल के 2 गुने के बराबर होता है। अब देखिए ये तीन बल हो गए। अब हम मान रहे हैं बिंदु ए पे 2 बल हमने लगाया, ए के दिशा में एक लगा दिया Q और एक एजे दिशा में लगा दिया Q। अब ये दोनों बल जो Q परिमाण में समान दिशा में विपरीत है, अतः इन दोनों बलों का इस बॉडी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं। अब देखिए ये बल P हो गया और ये Q है, तो ये वाला Q है, तो ये वाला Q है, ये है आपका, और ये वाला R, ये वाला आगे जाएगा R। तो ये Q, ये R और ये P, ये तीनों मिलकर के एक त्रिभुज बना रहे हैं, तो तीनों बल एक दूसरे को एलिमिनेट कर देंगे। तो लास्ट में एक बल Q ये बचेगा, ये एक बल ये Q बचेगा। तो ये दोनों क्या है, एक बलयुग्म बना रहे हैं और इसका आघूर्ण हमको निकालना है। तो देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। चित्रानुसार माना तीन बल P, Q तथा R त्रिभुज ABC की क्रम से ली गई भुजाओं AB, BC तथा CA द्वारा प्रदर्शित किया गया है। AB, BC, CA द्वारा प्रदर्शित किया गया है तीनों बलों। ध्यान दीजिएगा, अब त्रिभुज के शीर्ष A से BC के समांतर रेखा JA की खींचा, BC के समांतर रेखा JA के खींचा, जिस पर AJ तथा A की दिशा में समान परिमाण के बल Q लग रहे हैं। ये बल दिशा में विपरीत है, इन बलों का पिंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि दोनों बल परिमाण में समान है, दिशा में विपरीत है, इन दोनों बलों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बिंदु पर तीन बल P, R, Q, एक बिंदु पर तीन बल, ये P हो गया, ये आगे जाएगा, इसको आगे ऐसे बढ़ा देंगे बाहर की तरफ, क्योंकि अंदर की तरफ है बिंदु में, बाहर की जाएगा Q R हो जाएगा तथा Q AK पर, Q जो है AK पर, Q जो है ये AK वाला Q एक ही बिंदु से गुजरते हैं तथा त्रिभुज की क्रम से ली गई भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित होते रहता है। ये बल संतुलन में है। इस प्रकार AJQ मान का लगने वाला बल तथा BC पर Q मान का लगने वाला बल शेष रह जाते हैं। इस प्रकार AJ पर Q मान का लगने वाला बल Q बल ये और BC पर लगने वाला Q बल ये दोनों बल शेष रह गए। ये तीनों तो इक्विलिब्रियम में समाप्त हो गए, जो कि एक बलयुग्म बना रहे हैं। इस प्रकार बलयुग्म का घोड़ लेने पर, जब बलयुग्म का घोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q गुणे AD आएगा। क्या आएगा, Q गुणे AD। और Q क्या है, बलयुग्म का घोड़ क्या हो रहा है, Q गुणे AD हो रहा है। M बराबर हो रहा है Q गुणे AD।
ध्यान दीजिएगा, क्यू गुणे हाँ AD, या m बराबर क्यू क्या है BC, BC गुणे AD है, यह आधार हो गया, लंब हो गया। या अगर m बटे 2 करें तो यहाँ पे भी हो जाएगा 1/2, और ये BC है, BC गुणे, ये BC गुणे AD है, m बटे 2 करेंगे तो ये 1/2 BC गुणे AD बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, किसका आ गया m बराबर, तो यहाँ से m बटे 2 बराबर आ गया, तो यहाँ से m बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। यही आपको प्रूव करना था, यही आपका क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव हो जाएगा, यही आपका हेंस प्रूव हो जाएगा। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये। अगला है समतली बलों के तहत संतुलन के सामान्य प्रतिबंध। समतली बलों के तहत, समतली बलों के तहत तो जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस, तो समतली बलों के प्रभाव में संतुलन के समान प्रतिबंध का नियम निम्न है। पहला हो गया फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का बल नियम, और दूसरा होगा मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, संतुलन का गुण। देखिए एग्जाम में अगर आ जाए कोप्लेनर कान करंट, कोप्लेनर अगर कान करंट आ जाए, कोप्लेनर कान करंट अगर आ जाए, कान करंट के लिए केवल फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम होगा। अगर कोप्लेनर कान करंट की बात करेगा तो उसके लिए केवल फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम लिखेंगे। अगर कोप्लेनर केवल आ जाए तो फोर्स लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम दोनों होगा। फोर्स लॉ में क्या होगा, परिणामी शून्य होगा, परिणामी बल शून्य होगा, मोमेंट लॉ में क्या होगा, परिणामी घूर्ण शून्य होगा। तो इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड समतली बलों के प्रभाव में संतुलन में है तो उस पर कार्य करने वाले सभी बलों के परिणामी का मान शून्य होना चाहिए, यानी R बराबर 0 होगा। R बराबर 0 क्या मतलब क्या, अब देखिए कई बल अगर लग रहे हैं तो उनके दो घटक होंगे, एक समेशन Fx होगा और एक समेशन Fy होगा, और इनका परिणामी क्या होगा R। तो अगर R बराबर 0 है तो R बराबर क्या होता है, अंडर रूट fx² प्लस fy² 0 होगा। अब इस इक्वेशन का मान, या ये बराबर 0 होगा, अब इस इक्वेशन का 0 तभी होगा जब fx भी 0 हो और fy भी 0 हो। तो उपरोक्त समीकरण में इसका मान शून्य तभी होगा जब fx तथा fy अलग अलग शून्य हो। यानी कि तो आपका कंडीशन क्या हो गया, कंडीशन 2 आ गया, समेशन fx बराबर 0 और समेशन fy बराबर 0। मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, इस नियम के अनुसार यदि कोई पिंड समतलीय बलों के प्रभाव में संतुलन में है तो उस पर कार्य करने वाले सभी बलों के गुणों का बीजगणितीय योग भी शून्य होना चाहिए, समेशन नियम 0 होना चाहिए। तो ये हो गया जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। अगला उस न्यूनतम बल का मान ज्ञात कीजिए जो एक 50 सेंटीमीटर त्रिज्या को, एक पहिया है, एक पहिया है, यहाँ पे एक ऐसे रुकावट है एक, उस न्यूनतम बल का मान कीजिए जो 50 सेंटीमीटर त्रिज्या को, इसकी त्रिज्या कितनी है 50 सेंटीमीटर, ये ओ मान लीजिए, ये एम मान लीजिए, ए मान लीजिए पॉइंट 50 सेंटीमीटर के पहिए 50 न्यूटन, इसका भार जो है 50 न्यूटन है। 10 पहिए को 10 सेंटीमीटर ऊंचे रोड पर चढ़ा सकते, ये 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी न्यूनतम बल पूछेगा तो बल ये जो आपकी ये रेखा है ना, वही रेखा है, इसके लंबवत लगेगा हमेशा, इसके लंबवत जो बल लगेगा वो न्यूनतम बल होगा, क्योंकि इसी में मोमेंट हमको मैक्सिमम मिलता है, लंबवत जब रहेगा तभी मोमेंट मैक्सिमम मिलेगा। ये क्या मान लेंगे, 90 डिग्री मान लेंगे। न्यूनतम पूछेगा, कभी कभी हार्जेंटल पूछता है, या हार्जेंटल पूछने त्रिज्या कितनी दी है 50 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, किसी भी मोमेंट वाले में जिस पॉइंट के अबाउट घूमने की संभावना रहेगी उसी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। जब एक ही पॉइंट मोमेंट लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ये वाला क्लॉकवाइज बनाएगा और ये वाला एंटी क्लॉकवाइज बनाएगा, ये है, तो हो जाएगा एफ गुड़े त्रिज्या कितनी है 50 बराबर 50 गुड़े 50, तो यहां से आ जाएगा आपका सीधे ये एफ बराबर 50 न्यूटन, या बराबर क्या आ जाएगा 50 न्यूटन सिंपल आ जाएगा। न्यूनतम बल पूछेगा तो कभी कभी क्षैतिज बल पूछ लेता है, क्षैतिज बल पूछ लेता है, या क्षैतिज बल पूछेगा, क्षैतिज बल पूछ लेगा तब थोड़ा सा आपको ये दूरी निकालनी पड़ेगी, तब ये दूरी ऐसे निकालेंगे, ये जैसे 50 दिया हुआ था, ये 10 दिया हुआ था, तो ये होता 20, ये होता 20, तो वहां पे जो है जब मोमेंट लेते हैं
तो ये वाला जब मोमेंट लेते समय ये वाली वैल्यू लेते हैं। अच्छा, इसी में जो है एक चीज गड़बड़ हो गया, एक चीज गड़बड़ हो गया, 50 नहीं आएगा, ये 10 है, ये मान लीजिए सेंटर हो गया, ये 50 न्यूटन हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बल लग रहा है एफ। यहाँ पे मोमेंट लेते समय मान लीजिए ओ है, ये सी मान लीजिए, ये मान लीजिए, तो यहाँ पे दूरी ओ सी लेंगे, जो एम ए बराबर 0 करेंगे ना, समेशन एम ए बराबर 0, तो एफ गुणे हो जाएगा ओ ए बराबर होगा 50 गुणे ए सी होगा। अब ए सी यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसमें। अब इसमें देखिए ये 50 है आपका, ये 10 है, तो ये 20 हो गया, तो आपका ए सी जो होगा, ए सी बराबर हो जाएगा √50 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप ए सी पहले निकाल लेंगे, यहाँ से क्या कर लेंगे, पहले ए सी निकाल लेंगे और वो ए सी वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये एफ का मान आएगा। तो यहाँ पे एफ गुणे ओ ए तो पता ही, ओ ए आपका 50 है और ये भी 50 है, ए सी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, √2500 माइनस ये हो जाएगा 20 400, ये आ जाएगा आपका 50 है ना, ये आपका 10 है, तो ये 40 होगा, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा √900, यानी क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। एसी आ गया 30, ये कितना आ गया 30। पचास गुणे एसी रहेगा एक बार, तो ये बराबर आ गया 30 न्यूटन। ये आंसर हो जाएगा आपका, आंसर आपका 30 न्यूटन हो जाएगा। चलिए, ऐसे बेल क्रैंक लीवर में एफ पॉइंट पे मोमेंट लेंगे, ये जब 50 लेंगे तो दूरी ये वाली लेंगे, ये वाली दूरी। अब देखिए यहाँ पे ये दिया हुआ असूल है, ये दिया हुआ, तो इसकी ये दूरी निकाल लेंगे और इसके लिए दूरी यही ले लेंगे, 20 ले लेंगे, इसके लिए दूरी 20, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पी गुणे यानी एफ, यहाँ पे एन और एफ हो गया, और ये बराबर हो जाएगा, ये बल 250 है गुणे 20, 250 गुणे 20। अब यानी एफ का मान निकाल लेंगे, इस कोण की ये लंब होगा, ये हो जाएगा पी गुणे यानी एफ की जो वैल्यू होगी 16 sin 30 होगा, क्या होगा 16 sin 30 बराबर, ये हो जाएगा 5000 हो जाएगा, 250 गुणे 20 5000 आ जाएगा, ये हो जाएगा पी गुणे 8 आ जाएगा बराबर 5000। भाग दे के देख लीजिए, जितना आएगा वही किलोमीटर में आंसर हो जाएगा। तो जो भी आपके उस तरह के क्वेश्चन है मोमेंट वाले, सब में हिंज पॉइंट पे हम लोग क्या लेंगे, मोमेंट। बेल क्रैंक लीवर है, कंपाउंड लीवर आपका है, आपका जो ये अवरोध वाला हो गया, आपका लीवर सेफ्टी वाल्व हो गया, आपका जो स्टील यार्ड हो गया, सब पे आप लोग देखेंगे हमेशा जो है हिंज पॉइंट के अबाउट मोमेंट ले लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी प्रश्न पूछेगा। अगला घर्षण के प्रकार। घर्षण 3 प्रकार के होते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग, डायनेमिक। डायनेमिक 2 प्रकार का, स्लाइडिंग और रोलिंग। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, जब कोई पिंड किसी तल पर विरामावस्था में होता है, उस दौरान दोनों संपर्क तलों के बीच जो फ्रिक्शन कार्य करता है उसे स्थैतिक घर्षण कहते हैं। लिमिटिंग क्या होता है, जब कोई पिंड किसी सतह पर जस्ट फिसलने वाला होता है तो दोनों संपर्क तलों के मध्य जो फ्रिक्शन करता है उसे लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। डायनेमिक क्या होता है, जब कोई पिंड किसी सतह के ऊपर मूव करता है तो उस दौरान दोनों सतहों के बीच जो घर्षण कार्य करता है उसे डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्लाइडिंग क्या होता है, जब कोई पिंड किसी सतह पर फिसलता है तो उस दौरान जो घर्षण लगता है उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रोलिंग क्या होगा, जब कोई पिंड किसी सतह पर लुढ़कता है उस दौरान जो घर्षण कार्य करता है उसे हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। ये सब परिभाषाएं लिखी हुई हैं। दूसरा लॉज ऑफ फ्रिक्शन। लॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या है, दो पिंडों के संपर्क सतहों के मध्य लगने वाला घर्षण बल अवलंब प्रतीय बल के समानुपाती होता है, यानी ये समानुपाती जो होता है वो आर होता है, तभी तो आता है ये बराबर म्यू आर, यहीं से आता है, तो यहीं से आता है म्यू बराबर ये बटे आर। तो जो घर्षण बल होता है अवलंब प्रतीय बल आर के समानुपाती होता है। दूसरा, घर्षण बल की दिशा में हमेशा गति की दिशा या होने की संभावना होने की विपरीत दिशा में होता है। घर्षण बल की दिशा हमेशा गति की दिशा या गति होने की संभावना की दिशा के विपरीत होता है। हमेशा घर्षण बल गति होने की संभावना के अपोजिट डायरेक्शन में कार्य करता है। तीसरा, घर्षण बल संपर्क सतहों के रफनेस पर निर्भर करता है। अगला, घर्षण बल संपर्क सतहों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है। अगला, गति घर्षण गुणांक का मान स्थैतिक घर्षण गुणांक से कम होता है। अगला, गति बढ़ाने पर घर्षण बल का मान घटता है। अगला, घर्षण बल का मान पदार्थ पर भी निर्भर करता है। तो ये क्या हो गया, घर्षण के नियम हो गए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। सीमांत संतुलन की अवस्था में सीमांत घर्षण बल एफ
अवलंब प्रतिबल आर का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे घर्षण गुणांक कहते हैं। जैसे आपका यहाँ से आता है जब समानुपाती आर आता है तो ये बराबर आ गया म्यू आर, यहाँ से देखेंगे म्यू बराबर आ गया बटे आर। तो वही घर्षण बल और जो है अवलंब प्रतिबल का अनुपात एक स्थिरांक होता है जिसे हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं, इसे म्यू से दर्शाते हैं। एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? किसी पिंड के सीमांत संतुलन की अवस्था में सीमांत घर्षण बल F, सीमांत घर्षण बल F तथा अवलंब प्रतिबल R का परिणामी अवलंब प्रतिबल R के साथ जो कोण बनाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण कोण कहते हैं। इसे लैम्डा से दर्शाया गया फिगर में। एंगल ऑफ रिपोज किसी नत समतल का क्षैतिज से, किसी नत समतल का क्षैतिज से, ये फ्रिक्शन दिखाया गया, और अधिकतम झुकाव जिस पर रखा पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में रहता है विश्राम कोण कहलाता है। ये अधिकतम झुकाव इससे ज्यादा झुका होगा तो बॉडी क्या कर जाएगा? स्लिप कर जाएगा। तो किसी नत समतल का क्षैतिज से अधिकतम झुकाव जिस पर रखा पिंड सीमांत संतुलन की अवस्था में रहता है विश्राम कोण कहलाता है। यहाँ से कभी कभी आता सिद्ध कीजिए विश्राम कोण जो है घर्षण कोण के बराबर होता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे आर बराबर, जैसे ये आपका डब्लू है, ये थीटा है, ये थीटा है, तो ये कोण आपका थीटा होगा, तो इधर आ गया डब्लू कास थीटा, इधर आ गया डब्लू साइन थीटा। तो आर बराबर क्या होगा? डब्लू कास थीटा होगा। गति होने की संभावना इधर, तो घर्षण बल किधर लगेगा? घर्षण बल लगेगा इधर, और यहाँ से आ गया F बराबर डब्लू साइन थीटा, F बराबर डब्लू साइन थीटा। और ये बराबर क्या होता है? म्यू आर होता है। ये बराबर क्या होता है? म्यू आर बराबर डब्लू साइन थीटा। म्यू आर की वैल्यू रख दीजिए डब्लू कास थीटा। या म्यू बराबर डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, साइन थीटा बटे कास थीटा, टेन थीटा। और म्यू बराबर होता है टेन लेमडा, या टेन लेमडा बराबर टेन थीटा, तो यहाँ से लेमडा बराबर थीटा। तो घर्षण कोण जो है विश्राम कोण के बराबर होता है। घर्षण शंकु को समझिए। घर्षण शंकु क्या होता है? ये फिगर बना हुआ है यहाँ पे, ये क्या चीजें क्या दिखाई गई हैं? पिंड के सीमांत संतुलन की अवस्था में यदि अवलंब प्रतिबल आर को, अवलंब प्रतिबल ये क्या है? आर, ये यहाँ पे आर है, ये आर को आर को एक्सिस मान ले, घर्षण कोण लैम्डा को अर्धशीर्ष कोण मान ले, सीमांत घर्षण बल F तथा अवलंब प्रतिबल आर के परिणामी यश को आर के परितः, ये जो यश है इसको आर के परितः अगर 360 डिग्री घुमाया जाए तो एक शंकु बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? घर्षण शंकु कहते हैं। ये न्यूमेरिकल है कि 300 न्यूटन का पिंड, 300 न्यूटन का पिंड 20 डिग्री, 300 न्यूटन का एक पिंड है, ये 20 डिग्री हो गया, ये 300 न्यूटन भार हो गया। तल का घर्षण बल 0.2, तल के समांतर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए जो पिंड को तल के नीचे सरकाए। देखिए पूछा है तल का घर्षण गुणांक कितना? तल के समांतर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए यदि बल पिंड को तल के नीचे सरकाए। देखिए नीचे कब सरकाएगा? जब बल इधर लगा रहेगा, इधर आपका आर जाएगा। जब पहला कंडीशन ये है, ये 20 डिग्री है तो ये भी 20 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 300 cos 30, और इधर इसी पे आ जाएगा 300 sin 30, 20 है 20, और इधर क्या आएगा? इधर आएगा F, इधर आएगा F बराबर म्यू आर आ जाएगा एक तरीके से इस साइड में। तो यहाँ पे वही करना है, एक बराबर रखेंगे आर बराबर 300 cos 20 रख देंगे, आर बराबर 300 cos 20 रख देंगे, और एक बराबर जो है F बराबर म्यू आर जब रखेंगे, एक बराबर क्या हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा F बराबर F प्लस 300 sin 20, ये बराबर क्या रखेंगे? म्यू आर बराबर हो जाएगा F प्लस 300 sin 20। अब यहाँ पे देखिएगा ये r बराबर 300 cos 20, एक इक्वेशन आपका ये है, एक इक्वेशन ये बनेगा, दोनों को जब इक्विलिब्रियम करेंगे तो एक F बराबर ये बनेगा F प्लस 300 sin 20। तो F बराबर म्यू आर आप पढ़े हैं, तो यहाँ पे म्यू आर बराबर हमने रख दिया, यहाँ पे म्यू की वैल्यू दी हुई 0.5 और आर की वैल्यू कितनी है? 300 cos 20 की वैल्यू निकाल लेंगे, 300 cos 20 की वैल्यू निकाले रहेंगे बराबर F प्लस ये 300 sin 20, ये हो जाएगा प्लस 300 sin 20। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, F का मान आ जाएगा। ये जब था नीचे सरकाए। तो दूसरा कंडीशन क्या है?
दूसरा कंडीशन जब है तल को ऊपर सरकाए, जब तल को ऊपर सरकाएगा, ध्यान दीजिएगा, जब तल को ऊपर सरकाएगा तो बल किधर लगेगा, एफ इधर लगेगा, बल कैपिटल एफ या पी मान लीजिए, बल को पी मान लीजिएगा, दोनों जगह पी मान लीजिएगा, यहाँ भी पी मान लीजिए, क्योंकि एफ से फ्रिक्शन को दिखा रहे हैं। यहाँ पे फ्रिक्शन जब ऊपर सरकेगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, नीचे की ओर लगेगा, फ्रिक्शन आपका एफ इधर आ जाएगा, और यही आपका, ये आपका है कितना न्यूटन, 300 न्यूटन है, ये हो जाएगा, ये 20 डिग्री तो 300 cos 20, और इधर आ जाएगा 300 sin 20, और इधर आ जाएगा r, तो r बराबर तो वही आएगा, r बराबर वही आएगा, 300 cos 20 ही आएगा। और यहाँ पे लेकिन ये वाला इक्वेशन ये हो जाएगा, p बराबर आ जाएगा यहाँ पे f प्लस 300 sin 30, f प्लस 300 sin 30, f का मान क्या रखेंगे, म्यू आर रखेंगे, कि म्यू का मान दिया, r का मान ये रख देंगे, तो आपका p का मान बड़े आराम से आ जाएगा। तो बहुत आसान होता है, अगर आप पहले से पढ़े होंगे थियरी तो बड़े आराम से इस तरह का क्वेश्चन कर पाएंगे। अगला है केंद्रक और गुरुत्वाकर्षण केंद्र की परिभाषा। तो केंद्रक क्या होता है, इन दोनों में से कोई एक हमेशा एग्जाम में आता है, ये एक कोई न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। किसी पिंड के ज्यामितीय केंद्र को उस पिंड का परिकेंद्र कहते हैं, या किसी पटल का, या पटल क्या होता है 2D ऑब्जेक्ट, तो किसी पटल का परिकेंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उसके संपूर्ण क्षेत्रफल को संकेंद्रित माना जा सके। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परिभाषा क्या है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र वह बिंदु होता है जिस पर उस पिंड के संपूर्ण भार को कार्य करता हुआ माना जा सकता है, ये होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी की परिभाषा। और इसमें ये भी लाइन लिखेंगे दोनों में, यह एक काल्पनिक बिंदु होता है जो किसी पिंड के अंदर या बाहर हो सकता है, किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र उस पिंड के, बस ये वाला जो है, ये वाला केवल सेंट्रार्ड में लिखेंगे, लेकिन पूरी लाइन जो लिखेंगे वो गुरुत्व केंद्र वाले में लिख देंगे, पूरी लाइन जो लिखेंगे वो गुरुत्व केंद्र वाले में लिख देंगे। इस न्यूमेरिकल लगाना है, ये कटा हुआ पोर्शन वाला है तो इसको पूरे को भाग 1 माना गया, इसको 2 माना गया। जब A1 निकालेंगे, A1 क्या होगा 1/2, पूरे होता है समांतर भुजाओं का योग 6, समांतर भुजाओं का योग 6 प्लस कितना हो जाएगा 9, और गुणे हाइट, दोनों के बीच की हाइट कितनी 4, तो 9 6 15 चौके 60/2 यानी कि 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। A2 अगर आप निकालेंगे 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 और पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी 3 का स्क्वायर, यानी 9/2 4.5 पाई। ये कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, मैं पूरा नहीं लगा रहा हूं। अब देखिए ये जो है इसको दिखा लेंगे, ये x एक्सिस हो जाएगा, और यहीं से ये हो जाए y दिखाया ही गया, ये हो गया। यहां लिख देंगे, यहां पे जो है लिख देंगे, चूंकि दिया गया चित्र y अक्ष के परितः, सममित है, इसलिए x बार बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाए 0 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे केवल इसकी वैल्यू निकालनी रहेगी। देखिए इसका जो होता है, ये जो होता है 4r/3 पाई दूरी पे होता है, 4r/3 पाई दूरी पे होगा। तो देखिए ये भाग जो है आपका, ये समलंब वाला भाग एक है, तो उसके लिए अगर हम लोग y1 निकालेंगे, जो इसका होगा, एक का हो जाएगा 0, y1, और एक का होगा 0, y2। y1 जो होगा ये इसको g1 मान सकते हैं, इसको मान लीजिए g2। तो y1 की वैल्यू जो होगी, y1 क्या होगा, y1 समलंब वाले का है। समलंब वाले का क्या होता है फार्मूला, समलंब वाले का होता है 2h/3, 2h यानी कि होता है y बार समलंब के लिए होता है 2h/3, नहीं सॉरी h/3 2a + b/a + b, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ पे h/3 क्या है, h यानी कि 4/3, 2a + b 2 × 6 + 9/6 + 9, ये हो गया। तो हो जाएगा 4/3, 6 दूनी 12, 9 21/9, 21/9, 3 7 21, तो 28/9। कैलकुलेट कर लीजिएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा y1 की वैल्यू। y2 जो हो जाएगा 4r/3 पाई होता है, तो 4
आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 3, 4 गुणे 3 बटे 3 पाई, तो 3 से 3 कट गया, 4 बटे पाई, इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा, सेंटीमीटर में आ जाएगा, सारा वैल्यू पता चल गया। अब आपको निकालना क्या है, निकालना आपको वाई बार, निकालना क्या वाई बार, फार्मूला लगा दीजिए, a1 यहाँ पे माइनस वाला लगेगा, a1 y1 माइनस a2 y2 अपान a1 माइनस a2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, a1 माइनस a2 लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा, a1 माइनस a2 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया सिंपली, इसमें x बार y बार दोनों निकलेगा, इसको आप भाग 1 मान लीजिए फिगर में, इसको भाग 2 मान लीजिए। अब a1 क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा, यहां से है 120 में से 10 माइनस 110 गुणे 10, 110 गुणे 10, चाहे आप यहां तक मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। a2 निकाल लीजिए, a2 क्या हो जाएगा 40 गुणे 10, 40 गुणे 10 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए x1 क्या होगा, x1 देखिए इसका निर्देशांक हो जाएगा x2 कामा y2, इसका निर्देशांक हो जाएगा x1 कामा y1, ये g1 मान लीजिए बिंदु, ये अच्छा बिंदु 1 2 माना गया है, x1 y1 x2 y2, x1 क्या होता है y अक्ष से दूरी, तो यहां से टोटल 10 है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। y1 क्या होगा, y1 देखिए यहां से लेंगे आधा, और यहाँ पे ये 10 पहले से 10, और ये 110 का आधा यानी 55, 10 65, ये हो जाएगा 10 प्लस 110 बटे 2 यानी कि 65 सेंटीमीटर, क्या आ गया y1 आ गया। ऐसे ही x2 अगर निकालेंगे, x2 क्या होगा दूसरे वाले का y अक्ष से दूरी, दूसरे वाले का देखिए ये y अक्ष है, तो ये क्या है 40 बटे 2, 40 बटे 2 यानी कि 20 सेंटीमीटर, और y2 क्या हो जाएगा, y2 जो सिंपली 10 बटे 2, 10 बटे 2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। अब आपको सारा वैल्यू निकल गया, x बार निकालना है, सॉरी x बार क्या हो जाएगा a1 y1 यहाँ पे प्लस लगाएंगे, a2 y2 अपान a1 प्लस a2, सॉरी x बार वाले में x1 a1 x1 प्लस a2 x2 अपान a1 प्लस a2। ऐसे ही जब y बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 अपान a1 प्लस a2। इसी प्रकार से कोई भी न्यूमेरिकल रहेगा लगा लेंगे। वेगानुपात क्या होता है, किसी भार को उठाने में प्रयास के द्वारा चली गई दूरी y तथा भार द्वारा चली गई दूरी x के अनुपात को वेगानुपात कहते हैं, इसे VR से दर्शाते हैं। तो VR बराबर क्या हो जाएगा प्रयास द्वारा चली गई दूरी बटे भार द्वारा चली गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एफर्ट बटे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई वेट, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट अपॉन डिस्टेंस मूव्ड बाई वेट, तो y बटे x, ये आ गया VR। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, किसी मशीन द्वारा उठाए गए भार उठाने के लिए लगाए गए प्रयास के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं, एम बराबर W/P। मशीन की दक्षता क्या होती है, किसी मशीन की आउटपुट एनर्जी व इनपुट एनर्जी के अनुपात को उस मशीन की दक्षता कहते हैं, इसे दर्शाते हैं, नीटा से दर्शाते हैं, आउटपुट बटे इनपुट। आउटपुट क्या था, आउटपुट एनर्जी होता भार गुणे भार द्वारा चली गई दूरी, इनपुट क्या होता प्रयास गुणे प्रयास द्वारा चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा तो W/P और Y/X, W/P क्या होगी MA और Y/X क्या होगी VR, तो एक फार्मूला आपका ये भी आ गया MA/VR। अगला आपका मशीन का नियम है, तो किसी भार उठाने वाली मशीन के संदर्भ में मशीन पर लगाए गए प्रयास तथा मशीन द्वारा उठाए गए भार के मध्य एक गणितीय संबंध होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मशीन का नियम कहते हैं। जैसे ये आपका है, ये आपकी रेखा है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो मशीन के नियम से ये इस पे अंतखंड काट रहा है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा एक कांस्टेंट ले सकते हैं MW प्लस C। ये रियल मशीन है, एक्चुअल मशीन है, आइडियल मशीन के लिए 0 से जाता है, तो मशीन का नियम वही हो गया P बराबर MW प्लस C। P क्या है मशीन द्वारा उठाया जाने वाला भार, W क्या मशीन द्वारा उठाई, P क्या आवश्यक प्रयास, M क्या रेखा AB का स्लोप है, और C क्या है घर्षण में नष्ट प्रयास है।
किन्हीं दो मशीनों के बीच में अगर हमको न्यूमेरिकल वगैरह लगाना रहता है तो हम लोग ये वाला लगा करके न्यूमेरिकल वगैरह लगाते हैं। पूरा आप लिखेंगे मशीन के नियम में। अगला है किसी एक लिफ्टिंग मशीन का वर्णन करना। कोई भी एक लिफ्टिंग मशीन, इसमें बहुत सारी लिफ्टिंग मशीन है, किसी भी एक लिफ्टिंग मशीन का आप लोग जो है वर्णन कर देंगे। कोई भी एक लिफ्टिंग मशीन का, यहाँ पे जो है स्क्रू जैक दिखाया गया है। तो जितने भी लिफ्टिंग मशीन पढ़े हैं सबको एक बार फिगर के साथ पढ़ लीजिएगा। डिफरेंशियल, वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली, जो भी डिफरेंशियल वाले, डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सल, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंशियल वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला एक मशीन में यह पाया गया कि 120 न्यूटन का आयात 300 न्यूटन भार द्वारा P1 बराबर 120 न्यूटन और W1 जो है 3000 न्यूटन इसको उठाता है, और 160 न्यूटन का आयात P2 जो है 160 न्यूटन है और W2 जो है 4000 न्यूटन है। फिर से उठाता है। यदि मशीन का VR 36 हो तो ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए लिखा नहीं है पूरा, तो ज्ञात कीजिए कि फाइंड, इसमें हिंदी वाले में पूरा प्रश्न नहीं है, तो ज्ञात क्या करना है कि फाइंड मशीन रूल, मशीन का नियम, और मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज और मैक्सिमम इफिशिएंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ लिफ्टिंग, इतना लोड उठाने के लिए ये निकालना। नीचे लिखा गया मशीन का नियम। देखिए यहां से P1 बराबर MW1 प्लस C से, P1 का मान 120 बराबर MW1 का मान हो गया 3000 और प्लस C। एक समीकरण ये हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा P2 बराबर MW2 प्लस C। तो P2 का मान हो गया 160 बराबर MW2 का मान 4000 और प्लस C। दोनों समीकरण को हल करेंगे, दोनों समीकरण को हल करेंगे। दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। हल करने के लिए 100 इसमें से ये वाला माइनस करेंगे, अगर बराबर करके करेंगे, 3 चौक की 12 है, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें 4 का अगर गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 बराबर 3 चौक के 12, 1200 M और प्लस 4C। इसमें 3 का गुणा करेंगे 16 तियाँ 48, 480 बराबर 4 तियाँ 1200 M और प्लस ये 3C। तो यहाँ से अगर करेंगे तो ये माइनस माइनस, इससे ये कट गया, ये भी कट के 0 हो जाएगा। तो 4C में से C बराबर आ गया 0, C बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तो C का मान किसी एक में रखेंगे, C का मान मान लीजिए इसमें रख दिए, तो हो गया 120 बराबर M गुणे 3000। तो M बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, 6 12 25 60, 1/25। देखिए C का मान आ गया 0, M का मान आ गया 1/25, तो इसको निकाल लेंगे। C 0 आ गया, M आ गया 1/25। ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, आपका आ गया C बराबर 0 आ गया, M बराबर आ गया 1/25। अब क्या निकाला, अधिकतम दक्षता, अधिकतम मैकेनिकल एडवांटेज, M में मैक्सिमम क्या होता है 1/M, तो बराबर आ गया 1/25 बराबर 25। ये आंसर हो जाएगा। अधिकतम दक्षता क्या होता है, अधिकतम दक्षता एफिशिएंसी जो होता है मैक्सिमम 1/M इंटू VR होता है। तो हो गया 1/25 इंटू 1/M, यानी 1/M का मान 1/25 इंटू VR का मान 36, तो हो गया 25/36। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। इतना उठाने के लिए आवश्यक प्रयास, तो P बराबर MW प्लस C से, तो P बराबर M का मान आ गया 1/25, W का मान आ गया 5500 और C यानी कि 0। तो 25 से भाग दे दीजिए, 25 दूनी 50, 5 है 25 दूनी 50, 0। तो P बराबर आ गया 220 न्यूटन।
ये और कितना आ गया 220 न्यूटन आ गया। इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे पूरा। 4 घिरनियों को इस प्रकार से व्यवस्थित किया गया कि वे घिरनियों के प्रथम निकाय का तल बनाती है, जिसमें 3 की 4 घिरनियां हैं। तो यदि एफिशिएंसी इतना हो, इतना उठाने के लिए आवश्यक प्रयास का मान कहती है। देखिए इसके लिए वी आर क्या होगा, 2 पे घाते n, 2 पे घाते 3 चल घिरनियों की संख्या होती है 2 पे घाते 3, यानी कि आ गया ये 8 आ गया। एफिशिएंसी दिया 90% हो, तो इतना उठाने के लिए आवश्यक प्रयास तो होता है, इतना होता है m बटे वी आर, या m बटे क्या होता है w बटे p इंटू वी आर हो जाएगा फार्मूला। तो यहाँ से एफिशिएंसी का मान दिया 90%, 0.9 बराबर w का मान है हो गया 3000 बटे p और गुणे वी आर आ गया 8। तो यहाँ से p बराबर हो जाएगा 3000 बटे 8 गुणे 0.9। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो भी आएगा न्यूटन में वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स आप लोग जो है देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर के कुछ जो है मैं जो करवाया हूं उसको भी देख लीजिएगा, और अपनी बुक से कुछ देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहता है बुक में कौन किस साल में आया हुआ है। और थियरी जो मैं बताया हूँ पूरा अगर कर लेंगे तो मान के लिए आप 40+ नंबर बड़े आराम से अप्लाइड मैकेनिक्स में पा सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग जो है इस वीडियो से को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद।